भाग 15। अगले दिन मंजीत और दिल अपने नए घर, नए ठिकाने दिल्ली के जनकपुरी में पहुंच जाते हैं। एक छोटा सा डीडीए फ्लैट, चारों तरफ भीड़, हो हल्ला, लोगों की आवाजें, गाड़ियों के हॉर्न। दिल को यह सब बहुत रोमांचक लगा। दिल जब गांव से निकले थे, जम्मू में जाकर लगा कि यह शहर बहुत बड़ा है, बहुत भीड़ है, पर दिल्ली तो लोगों का समंदर है। लग रहा सारी दुनिया इसी दिल्ली में है। बाप रे बाप, इतनी भीड़। मंजीत, तुम्हें अच्छा लगा या नहीं? दिल, अरे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतने लोगों के बीच में आकर मुझे लग रहा है जैसे हम कहीं कैद से आजाद होकर आए हों। फिर दिल तीसरी मंजिल के अपने न्यू डीडीए फ्लैट पर सड़कों पर आते जाते लोगों और गाड़ियों को निहारते हुए बोली, मंजीत, मैंने भी तुमसे एक सच छुपाया है। मंजीत हैरानी भरी निगाहों से देखते हुए बोला, तुमने सच छुपाया है? क्या और क्यों? दिल के चेहरे पर खुशी भरे भाव हैं। पहले बताओ, तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगे? मंजीत, अरे नहीं, क्या बात है, बताओ तो सही। दिल अपनी आंखों को अपने हाथों से छुपाती हुई बोली, मैं मां बनने वाली हूं। मुझे 2 महीने हो चुके हैं। मंजीत को जैसे 100 बोल्ट का झटका लगा। क्या बोला? फिर से बोलना। क्या तुम सच बोल रही हो? मंजीत को वाकई समझ नहीं आ रहा कि कैसे प्रतिक्रिया दे। मंजीत धीरे से दिल के हाथ उसके चेहरे से हटाता है। दिल शर्म से लाल हो रही है और वो मंजीत से आंखें नहीं मिला पा रही है। मंजीत ने उसे गले लगाते हुए बोला, बहुत बड़े बड़े सीक्रेट छुपाने लगी हो अभी से। दिल, जब मैंने आपको बोला था कि हम लोग बच्चा रख लेते हैं, मैं उसी वक्त प्रेग्नेंट थी, पर तुम्हारे ना करने के बाद मुझ में सच बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। और जब जॉनी ने कल बच्चे के लिए बोला, तब जाकर मुझे हिम्मत आई। पर मैंने सोचा दिल्ली जाकर ही तुम्हें सरप्राइज दूंगी। अब बताओ, तुम नाराज तो नहीं हो? मंजीत, मैं खुश हूं। पर देखो, मैं बच्चा इसलिए पैदा नहीं करना चाहता था कि मैं अपने बच्चे को अपने प्रेम का सबूत बनाकर कोर्ट में पेश करूं। ये मेरी इच्छा नहीं है। चलो, फिर भी जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब तो मेरी जिम्मेदारी दुगनी हो गई है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एक लड़का कुछ जरूरी सामान के साथ खड़ा है। मुझे जॉनी भाई ने भेजा है, यह आपके लिए कुछ जरूरी सामान और राशन है। और फिर मोबाइल बजा। हाँ, जॉनी बोल रहा हूं भाई, कुछ जरूरी सामान भेजा है और कुछ चाहिए होगा तो इसी लड़के को बोल देना। मंजीत, जॉनी, दिल प्रेग्नेंट है, 2 महीने से ऊपर हो गए, मुझे अभी अभी पता चला। जॉनी, यार तुम लोग तो बहुत गोपनीय हो, सब बातें खुलकर नहीं बताते। चलो छोड़ो, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब यह बात आपके गांव तक पहुंचाना मेरा काम है। एक बार यह बात दिल के घर वालों के कान तक पहुंच गई तो हो सकता है उनके दिलो दिमाग में कुछ बदलाव हो जाए और पाली भी पीछे हट जाए। उधर जम्मू में पाली मनोज के पीछे पड़ा हुआ है। पाली के आदमी खबरी नैना को पकड़ लेते हैं। नैना को मनोज और दिल मंजीत की खबर बताने को बोलते हैं। नैना पुलिस की पक्की खबरी है, वो ऐसे हालातों से पहले भी निपट चुकी है। नैना, देखो तुम लोग मुझे पकड़कर अपना ही नुकसान करोगे। मुझे जितना काम बोला गया था मैंने करा। मनोज दिल और मंजीत को लेकर कहां गया मुझे नहीं पता। पाली, कितने पैसे चाहिए? 10, 20, 50? नैना, आपका मुझे पैसे देने का कोई फायदा नहीं है। मुझे भी उतनी ही जानकारी है जितनी आपको। आप मेरे साथ व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। पाली नैना को छोड़ देता है और थानेदार को फोन करता है, थानेदार को धमकी देते हुए, पाली, यह तुमने बहुत बड़ी गलती की है। 2 दिन में नौकरी से सस्पेंड करा दूंगा। तुमने मंजीत को अरेस्ट करने की जगह उसकी मदद की है। थानेदार, आप जैसे कई गुंडे हमें सस्पेंड करने की धमकी देते रहते हैं। हमें किसकी मदद करनी है, किसको अरेस्ट करना है, वो हमें मत समझाइए। जॉनी ने अपने पहचान के पुलिस वाले के जरिए थानेदार और बिट्टू को न्यूज पहुंचा दी है। और पाली साहब, जिसके चक्कर में आप जम्मू में घूम रहे हैं, वो प्रेग्नेंट है। अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज है। आपके लिए अच्छा है कि अपने घर में आराम करें और पुलिस को अपना काम करने दें।
पाली ये सारी बातें सुनकर अपना सिर पीटने लगता है। थानेदार, तू अपना बोरिया बिस्तर समेट ले और एक एक पैसे का हिसाब मैं तुमसे लूंगा। पाली उसी वक्त बिट्टू मामा को फोन लगाता है और गुस्से में फड़फड़ाता हुए, मामा, क्या ये बात सही है कि दिल प्रेग्नेंट है? मामा, अरे मुझे अभी अभी थाने से खबर मिली है, खबर सही है या गलत मैं नहीं कह सकता। अगर दिल सच में प्रेग्नेंट है तो अब वो जिंदा किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। पाली, पर मामा, मुझे तो अब मंजीत और दिल दोनों जिंदा चाहिए, और मंजीत के तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उसके बच्चे को अंदर ही अंदर खत्म कर दूंगा। दिल को मैं अपने पास ही रखूंगा। रात भर मनोज को जम्मू में खोजकर पाली अब थक चुका है। पूरे जम्मू की खाक छानकर पाली ज्वालामुखी की तरह उबलते हुए खाली हाथ वापस आ जाता है। थानेदार नया पैंतरा खेलता है। मंजीत के भाई को थाने बुलाकर उसको पाली और बिट्टू के नापाक इरादों से आगाह करता है। बिट्टू मामा द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र की कोर्ट से फिर जांच करने की याचिका डालने को बोलता है ताकि यह सारा केस खारिज हो जाए। उधर कुछ दिनों में ही गांव में दिल की प्रेगनेंसी की बात आग की तरह फैल गई। दिल के घर में एक बार फिर से खलबली मच गई है। दिल की चाची कलमुई कहीं का नहीं छोड़ेगी हमें। पहले क्या कोई कसर छोड़ी थी, अब ये बच्चा वाला गुल खिला दिया। ऐसी बेशर्म औलाद किसी के घर ना हो। अब वापस मिल भी गई तो कौन उससे अपना मुंह काला करेगा? अरे पाली जैसा बंदा भी अब उसको छूना पसंद नहीं करेगा। इतनी भी क्या गर्मी चढ़ी थी शरीर में। दिल के पापा, मुंह बंद कर अपना अंबो। अगर अब एक भी बुरा शब्द मेरी बेटी के बारे में बोला तो जबान हलक से खींच लूंगा। फिर से एकाएक दिल के पापा को पुराने तेवर में देखकर अंबो को तो हिचकी लग गई। मैं कल ही थाने में जाकर केस वापस लेता हूं। मैं बिट्टू की सब कारगुजारी कोर्ट में बता दूंगा। तभी बिट्टू का घर में आगमन हुआ। बिट्टू को देखकर अंबो की तो आंखें खुल गई। बिट्टू अकेला नहीं था, उसके साथ एक तांत्रिक भी था। बिट्टू, जीजा जी, अगर आपको केस वापस लेना है तो ले लीजिए, पर पहले आप मेरा और मेरी बहन का खून कर दीजिए। अगर आपने केस वापस लेने का सोचा भी ना तो इस घर से इतनी लाशें उठाऊंगा कि चिताओं को आग देते देते थक जाओगे। दिल इस गांव या घर में तो आएगी, पर मंजीत की पत्नी या उसकी बच्चे की मां बनके नहीं, बल्कि पाली की अर्धांगिनी बनकर आएगी। एक बार फिर से दिल के पापा कमजोर पड़ने लग गए, लेकिन मन ही मन वो दिल के लिए बहुत खुश हैं और दुआ करते हैं कि वो इन लोगों के हाथ कभी ना आए। बिट्टू ने तांत्रिक का परिचय अपनी बहन और अंबो से कराया। बहन, ये बंगाली बाबा हैं। ये ऐसी काली क्रिया जानते हैं जिससे दिल का बच्चा उसके पेट में ही खत्म हो जाएगा और मंजीत को भी उसके किए की सजा जल्द मिलेगी। बाबा अपने झोले से कुछ जड़ी बूटियां और एक उल्लू निकालता है। दूसरे झोले से दारू की बोतल, एक बच्चे का पुतला और एक काला कबूतर निकालता है। बाबा दिल का एक फोटो और उसका पहना हुआ कपड़ा मांगता है और फिर तांत्रिक क्रिया शुरू करता है। बाबा दारू और कबूतर के खून के कुछ बूंदे बच्चे के पुतले पर लगाता है और फिर कुछ मंत्र फूंकते हुए कबूतर का गला मरोड़ देता है और कबूतर का एक एक पंख नोचकर बच्चे के पुतले में घुसाने लगता है और फिर दिल के फोटो और कपड़ों पर अपने पालतू उल्लू को बैठा देता है। रात भर चली ये काले जादू की क्रिया के बाद बाबा बिट्टू से 50,000 की मांग करता है। बाबा बताता है कि वो कभी भी मारण तंत्र का प्रयोग बच्चों पर नहीं करता। सिर्फ आप लोगों की समस्या देखकर उसने ये बुरा काम किया है। बिट्टू ने बाबा के हाथ में पैसे रखे और पूछा, बाबा काम तो पक्के वाला किया गया है ना? आप बेफिक्र रहें, बच्चा अगले 31 दिनों में नष्ट हो जाएगा और आपकी बेटी सही सलामत आपके पास आ जाएगी। बाबा ने हाथ जोड़ते हुए अपना झोला उठाया और वहां से चल दिया। उधर दिल्ली में अगले दिन दिल ने तबीयत खराब होने की शिकायत मंजीत से की। 3 महीने पूरे हो गए हैं और हमने अभी तक एक बार भी डॉक्टर से चेकअप नहीं कराया। मुझे लगता है हमें आज ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मंजीत और दिल उसी वक्त डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर, कितने महीने हो गए हैं? दिल, जी 3 महीने से कुछ दिन ऊपर है।
डॉक्टर, अभी तक आपने एक बार भी चेकअप नहीं कराया। डॉक्टर ने झिड़कते हुए मंजीत को गुराया। मंजीत, डॉक्टर थोड़ा बिजी थे, वक्त नहीं दे पाए। डॉक्टर, तुम मर्दों का ना यही किस्सा है, सेक्स के वक्त तो आप ऐसा नहीं बोलते। डॉक्टर ने दिल को अल्ट्रासाउंड के लिए लेटाया। लगता है आपकी लव मैरिज है, एम आई राइट? दिल में शर्माते हुए, जी हां। तो क्या इतनी जल्दी क्या थी बच्चे के लिए? कुछ दिन एंजॉय कर लेते। अच्छा, लड़का चाहिए या लड़की? डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड देखते हुए बोला। दिल, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। डॉक्टर मंजीत से, थोड़ा ख्याल रखना होगा, बच्चा उल्टा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल बात है। उधर थानेदार को थाने से हटाकर पास की पुलिस चौकी में ट्रांसफर कर दिया गया। अब उसकी जगह पाली का अपना खास थानेदार गुरविंद मक्कड़ आया है। क्रिमिनल का खासम खास मक्कड़ अपने क्रूरता और झूठे एनकाउंटर के लिए बहुत मशहूर है। अब मंजीत दिल के केस को थानेदार मक्कड़ ही हैंडल करेगा। उधर मंजीत के भाई ने कोर्ट में बिट्टू द्वारा दाखिल किए गए नकली जन्म प्रमाण पत्र के खिलाफ याचिका दाखिल की है। मनोज की भी अभी तक कोई खबर नहीं है। तांत्रिक के दिए गए 31 दिन भी पूरे होने वाले हैं। दिल का स्वास्थ्य अब पहले जैसे फिट नहीं है। बार बार पेट में उठने वाले दर्द की वजह से वो चिड़चिड़ी हो रही है। अक्सर अब वो बिना बात के मंजीत पर भड़क जाती है। भाग 16। थानेदार मक्कड़ ने नए सिरे से जांच शुरू की। पुलिस से भरी 2 गाड़ियां गांव में मंजीत के घर आकर रुकती हैं। थानेदार मक्कड़ रौब झाड़ता हुआ मंजीत के घर में घुस जाता है। बाहर गांव के लोग घर के बाहर नजारा देखने खड़े हो जाते हैं। थानेदार मक्कड़ गालियां बकते हुए मंजीत के पापा को चेतावनी देते हुए कहता है, अगर आप लोगों ने सहयोग करने से इनकार किया और मंजीत को किसी भी तरह की मदद की तो खामियाजे के लिए तैयार रहना। हमें शक है कि आप लोग मंजीत की मदद कर रहे हैं। पुलिस की हर कार्यवाही की सूचना मंजीत तक पहुंचा रहे हैं। मंजीत के पापा ने हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब, आज तक पुलिस ने जैसा कहा है हमने वैसे ही किया है। आप पहले वाले थानेदार को पूछ लीजिए, हमने हर तरह की जांच में पूरा सहयोग दिया है। जो भी खबर आपको मिलती है वो थाने में तुरंत बताइए। उसके बाद नए थानेदार ने मंजीत के दोस्तों रवि और कमल को बुलाया। थानेदार ने उनको सख्त चेतावनी देते हुए बोला, हमें अपनी जांच में पता चला है कि आप लोगों ने मंजीत की सीधे तौर पर गांव से भागने में मदद की है। पिछले थानेदार ने सही तरीके से जांच नहीं की थी, इसलिए आप लोग बच गए थे। अगर खुद सब कुछ बक दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं तो किडनैपिंग में शामिल होने के केस में आप दोनों को गिरफ्तार कर लूंगा। इतनी बात सुनते ही रवि के पापा बोल पड़े, थानेदार साहब, हमारे बच्चों का कोई कसूर नहीं है। हमारे बच्चों ने तो गलती से मंजीत को 10,000 रुपए दिए थे, जो कि उसने झूठ बोलकर किसी और काम के लिए मांगे थे। थानेदार मक्कड़ ने तो हवा में तीर चलाया था, पर थानेदार का चलाया तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। थानेदार ने रवि और कमल के पापा को अपनी गाड़ी में बिठाया, गाड़ी की खिड़की बंद कर कुछ वक्त उनसे बात की और फिर कमल और रवि के पापा के हाथ जोड़ते हुए गाड़ी से बाहर आ गए। दोनों को गिरफ्तारी से बचाने के लिए थानेदार ने रवि और कमल के पापा से 1 लाख रुपए की डील की, जो कि उन लोगों ने खुशी खुशी मान ली। एक बार फिर 5-6 महीने बाद केस गर्म हो गया है। गांव के हर घर, गली गलियारे में फिर से दिल मंजीत की बात होने लगी है। इसी बीच कुछ दिनों बाद गांव में एक लड़की को बाहरी लड़के के साथ पकड़ा जाता है। राधापुर गांव की लड़की पास के गांव के लड़के के साथ नयन मटक्के करती पकड़ी गई है। दोनों गांव की पंचायतों ने राधापुर गांव में इकट्ठे होकर एक सख्त संदेश गांव और समाज में देने के लिए लड़का और लड़की के माँ बाप को पूरे गांव के लोगों के सामने एक दूसरे को जूते मारने का निर्देश दिया है। वहीं कुछ पंचों का कहना है, अगर समय रहते मंजीत और दिल के माँ बाप को भी ऐसी सजा दी जाती तो गांव में कोई बच्चा दोबारा से ऐसी गलती करने की हिम्मत ना करता। गांव की पंचायत का सख्त संदेश है कि मंजीत और दिल को
बख्शा नहीं जाएगा। उधर दिल्ली में दिल का व्यवहार में विचित्र बदलाव हुआ है। क्या यह बदलाव गर्भवती होने की वजह से है या फिर तांत्रिक बाबा की क्रिया की वजह से? पर दिल बिना बात मंजीत से छोटी छोटी बात पर झगड़ा करती रहती है। डॉक्टर द्वारा दी गई दवाई का भी वो सही तरीके से पालन नहीं कर रही। मंजीत उसके व्यवहार से दुखी है और वो बार बार दिल को समझाने की कोशिश करता है। और एक दिन मंजीत उसको डॉक्टर के पास जाने के लिए बोल रहा है, पर दिल डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए मना कर देती है। मंजीत का कहना है कि अब 5 महीने पूरे होने वाले हैं, अब तुमको ज्यादा देखभाल की जरूरत है। पर दिल का कहना है कि वो ऊब चुकी है, उसके साथ जो भी होगा उसके लिए खुद जिम्मेदार होगी। दिल अब अपने माँ बाप को मिस करना शुरू कर देती है। चोरी चोरी छुप छुप कर अपने मम्मी और पापा को याद कर रोती है। तांत्रिक बाबा का दिया हुआ टाइम बीत चुका है, पर दिल के साथ ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हुई। दिल के व्यवहार से दुखी मंजीत हर दिन मंदिर गुरुद्वारे जाए उसके लिए प्रार्थना करता है। उधर बिट्टू तांत्रिक बाबा को फोन करता है। तांत्रिक बाबा उसको भरोसा दिलाते हैं काम पूरा हो चुका होगा, पर बिट्टू तांत्रिक बाबा से सबूत की मांग करता है। और एक दिन तांत्रिक बाबा का फोन स्विच ऑफ हो गया। बिट्टू बार बार फोन करता रहा, पर दोबारा से तांत्रिक बाबा का फोन नहीं लगा। अब बिट्टू मामा निराश है। उसको अपने साथ एक बार फिर से ठगी महसूस हुई। उसका एक और हथियार एक और वार फेल हो गया। उधर पाली भी कुछ खास नहीं कर पा रहा है। ना उसको मनोज मिला और ना दिल और उसकी मंजिल की खबर। अब बिट्टू और पाली पूरी तरह से पुलिस के ऊपर ही निर्भर हैं। थानेदार मक्कड़ समय समय पर मंजीत के पापा को तंग करने के लिए उसके घर में आता रहता है। रवि और कमल पर भी मंजीत को ढूंढने का प्रेशर बनाता रहता है। दिल की मानसिक स्थिति को देखते हुए मंजीत दिल को हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहता है, पर दिल है कि सहयोग ही नहीं कर रही। बेड पर दिल का हाथ पकड़ बैठा मंजीत चिंताग्रस्त है। दिल, सब दुखों की वजह मैं हूं ना मेरा जन्म होता और ना मैं सबके दुख का कारण बनती। मेरी वजह से मेरे घर वाले, तुम्हारे घर वाले, सब लोग परेशान हैं। मंजीत, हम पूरी उम्र छुपकर तो नहीं बैठ सकते। अब मुझे ना ये बच्चा चाहिए न तुम अपना बच्चा रख लेना और प्लीज मुझे जाने देना। मेरी मां मुझको माफ कर देगी, ज्यादा से ज्यादा वो लोग मुझे मार देंगे। दिल आंखें बंद कर बहकी बहकी बातें कर रही है। मंजीत, ये तुम क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? आखिर तुम्हें एकदम से हो क्या गया है? इस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत है और मुझे तुम्हारी। ऐसे वक्त मुझसे झगड़े से लड़ाई क्यों कर रही हो? पहले ठीक तो हो जाओ। और हां, अगर तुमको मेरे साथ नहीं रहना तो मैं खुद तुम्हें गांव छोड़ देता हूं। लेकिन गांव वाले क्या तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे या मुझे जिंदा छोड़ेंगे? दिल, मैं सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगी। मैं बता दूंगी कि मैंने कैसे तुम्हें घर से भागने को मजबूर किया था। मैं अपने घर वालों को समझा दूंगी मंजीत, वो तुम्हें कुछ ना करें। सब कुछ दिल को ढूंढने को हो रहा है। मेरे मिलने के बाद यह हलचल थम जाएगी। और फिर दिल मंजीत के सीने पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगती है। मंजीत किसी तरह उसको होने वाले बच्चे का वास्ता देकर दिल को समझाकर डॉक्टर के पास लेकर जाता है। मंजीत डॉक्टर को पूरी बात बताता है। डॉक्टर, दिल, अगर तुम इतना स्ट्रेस अपने ऊपर रखोगी तुम्हारे बच्चे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर तुम मानसिक तौर पर तैयार नहीं थी, तुम्हें यह गर्भ धारण करना ही नहीं चाहिए था। अब लगभग तुम 6 महीने बाद ऐसी बातें कर रही हो जो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती हैं। अक्सर 7वां और 8वां महीना ही गर्भवती के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। दिल, डॉक्टर, कुछ दिनों से मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रह पा रहा है। मुझे बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। कभी कभी दिल करता है कि मैं मंजीत को मार दूं या फिर खुद आत्महत्या कर लूं। पर सच बोलूं, मैं अपने मन से ये कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन ना जाने क्यों ऐसे बुरे विचार मेरे दिलो दिमाग पर हावी होते जा रहे हैं। डॉक्टर, ये नर्वस ब्रेकडाउन के सिम्टम्स हैं, सब तनाव की निशानियां हैं। तुम ज्यादा सोचना बंद कर दो, जो होगा अच्छा होगा। लेकिन ऐसा तनाव बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और तुम्हारे बच्चे को इस वक्त कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। तुम पूरी उम्र अपने आप को माफ नहीं कर पाओगी।
अच्छा, तुम लोगों ने दिल्ली में अभी क्या क्या घूमा है? मंजीत: जी, हम लोग ज्यादा बाहर घूमने नहीं जाते हैं, मेरा पूरा दिन कोचिंग में बीत जाता है। डॉक्टर: ठीक 1 हफ्ते बाद जब तुम लोग मेरे पास वापस आओगे, इंडिया गेट, लाल किला, चांदनी चौक और कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर और बंगला साहिब घूम कर आना। तुम दिल को थोड़ी शॉपिंग कराओ, बाहर घुमाओ, थोड़ा बाहर का खाना खिलाओ, उसका मूड फ्रेश हो जाएगा तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मंजीत: ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अगले 1 हफ्ते तक छुट्टी ले लूंगा और दिल का पूरा ख्याल रखूंगा, इसको हर जगह घुमाऊंगा। फिर रात को दिल मंजीत से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। वो मंजीत को रोते हुए बताती है कि वो उसके बिना जी ही नहीं सकती। मंजीत भी उसकी मानसिक हालत समझता है। मंजीत: दिल, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं था, तो माफी किस बात की? मुझे तुमसे नाराजगी नहीं, सिर्फ तुम्हारी चिंता है। और फिर कुछ दिनों बाद थानेदार अपनी आखिरी चाल चलता है। थानेदार मक्कड़ ने मंजीत को भगोड़ा घोषित करवाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी। कोर्ट ने अर्जी मंजूर कर ली और पुलिस ने मंजीत के घर और गांव में चेतावनी का नोटिस लगा दिया, जिसमें साफ साफ लिखा था, अगर 30 दिनों के भीतर कोर्ट या थाने में मंजीत पेश नहीं होता तो उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू कर दिए जाएंगे। मंजीत का भाई रंजीत एक बार फिर से दौड़ा दौड़ा पुराने थानेदार के पास पहुंच गया। पुराना थानेदार: मुझे खबर मिली है भाई, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि मंजीत खुद कोर्ट में पेश हो जाए। अगर वो तय वक्त के अंदर कोर्ट में पेश नहीं हुआ, कोर्ट केस खारिज नहीं करेगी और कम से कम 3-4 महीनों से पहले मंजीत की जमानत भी नहीं हो पाएगी। मंजीत का भाई: लेकिन सर, मंजीत के पास खबर कैसे पहुंचेगी? हमारे पास तो उसकी कोई खोज खबर ही नहीं है। थानेदार: मंजीत का एक दोस्त है, जॉनी पॉल। इसी जॉनी ने दिल की प्रेगनेंसी की खबर थाने में भेजी थी। मतलब साफ है कि जॉनी को मंजीत की खोज खबर है। जॉनी रसूखदार घर का लड़का है, इसलिए पुलिस उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाई थी। अगर आप ये बात जॉनी तक पहुंचा दो तो जॉनी ये बात मंजीत तक पहुंचा ही देगा। भाई, चलो मान लेते हैं कि मंजीत के पास खबर पहुंच जाती है और मंजीत कोर्ट में पेश भी हो जाता है, तो क्या गारंटी है कि कोर्ट मंजीत को जेल में नहीं डालेगी? थानेदार: अगर आप मेरे कहे अनुसार चलेंगे तो मंजीत को 1 घंटे में मैं कोर्ट से जमानत दिला दूंगा। 1 हफ्ते में सारा केस खारिज करवा दूंगा। थोड़ा पैसा सरकारी वकील के पास जाएगा, थोड़ा जज के पास जाएगा, और एक बार लड़की खुद कोर्ट में पेश होगी तो कोर्ट को यह केस खारिज करना ही पड़ेगा, बशर्ते अगर लड़की कोर्ट में लड़के के हक में बोलती है और कोर्ट में अपने घर वालों की कस्टडी के खिलाफ बोलती है। भाई, मुझे दिल पर यकीन है सर, पर अगर बिट्टू मामा और पाली अपने बाहुबल या धनबल से कोर्ट के साथ सेटिंग करके दिल की कस्टडी लेने में कामयाब हो गए तो? थानेदार: यार, इतना आसान नहीं है। लड़की अगर अपने दम पर अड़ी रही तो कोर्ट ज्यादा से ज्यादा उसको वुमेन सेल की कस्टडी में भेज सकती है, पर अगर लड़की अपने घर वालों को देखकर इमोशनल हो गई और अपने वायदे से मुकर गई तो मंजीत का खेल खत्म समझो। लेकिन आप फिक्र मत करो, पैसे से कुछ भी हो सकता है। भाई: ठीक है सर, मैं आज ही जॉनी से मिलता हूं। और सर, सच कहूं तो अब आप ही के ऊपर भरोसा है। आप जैसा बोलोगे वैसा ही करूंगा। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा लगा दूंगा, पर मेरे भाई और उसकी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। और मंजीत का भाई उसी वक्त जॉनी के घर के लिए निकल पड़ता है। जॉनी एकाएक मंजीत के भाई को अपने घर देखकर थोड़ा हैरान होता है और फिर मंजीत का भाई जॉनी को पूरी खबर बताता है। शुरुआत में जॉनी मंजीत के बारे में कोई भी खबर मिलने से इनकार करता है, लेकिन मंजीत का भाई उसको भरोसा दिलाता है कि वो मंजीत की मदद ही कर रहा है। जॉनी: भैया, क्या आपको लगता है कि सब कुछ इतना आसान है? क्या आपको लगता है कि हम उस पुराने थानेदार पर भरोसा कर सकते हैं जिसने आपके पापा को पीटा था, जिसने शीला भाभी का शारीरिक शोषण किया, उसने पैसे के लिए पाली और बिट्टू मामा को धोखा दे दिया? क्या आप उस रिश्वतखोर थानेदार की बातों पर भरोसा कर सकते हैं? मंजीत का भाई: देखो जॉनी, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक बार मंजीत को अगर भगोड़ा घोषित कर दिया, उसको कोर्ट की गिरफ्त से बचाना बहुत मुश्किल होगा। एक बार दिल और मंजीत कोर्ट में पेश हो जाएंगे तो ये केस अपने आप खारिज हो जाएगा। जॉनी: ठीक है भैया, जैसा आप कहते हैं। मैं मंजीत को संदेश पहुंचाने की कोशिश करता हूं।
लेकिन हो सकता है कुछ दिन लग जाएं। मंजीत का भाई अपना फोन नंबर जॉनी को देता है और कोई भी खबर मिलने पर उसको कॉल करने के लिए बोलता है। जॉनी अपने तौर पर एक बार कंफर्म करना चाहता है, इसीलिए वो अपने पहचान वाले पुलिस और वकील से बात करता है। सभी सलाहकारों का यही कहना है कि अगर मंजीत भगोड़ा घोषित हो गया तो बाद में कोर्ट से उसको कोई मदद नहीं मिलेगी। और फिर उस दिन शाम को जॉनी ने मंजीत को फोन करके पूरी बात बता दी। जॉनी बताता है उसके भाई ने पुराने थानेदार और किसी वकील से बात करके रखी हुई है। मंजीत, मेरा भाई बहुत सीधा साधा और भोला भला आदमी है। वो कभी भी कोर्ट कचहरी और पुलिस के मसलों में नहीं पड़ा है। अरे वो तो मेरे लिए जान तक दे सकता है, पर उसके ऊपर पूरी तरह भरोसा करना बेवकूफी होगी, क्योंकि कोई भी उसको बेवकूफ बना सकता है। जॉनी भाई, तू चिंता क्यों करता है? अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वहां संभालने के लिए मैं रहूंगा ना। मेरा खुद का वकील तुम्हारी मदद करेगा। अरे ओखली में सिर दिया तो फिर डंडों से क्यों डरना? एक बार सामने आकर डर का सामना कर लेते हैं। मंजीत, दिल की डिलीवरी में सिर्फ 2-2.5 महीने बचे हैं। मेरा मानना है कि अगर बच्चा पैदा होने के बाद जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बदकिस्मती से अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो कोर्ट मुझे गिरफ्तार कर लेगी। बिट्टू और पाली पैसे के दम पर दिल को अपनी कस्टडी में ना ले लें तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और दिल शायद ये सब कुछ सहन नहीं कर पाएगी। जॉनी, कोई बात नहीं, अभी पूरा 1 महीना है तुम्हारे पास, अच्छे से सोच लो, और कोई गड़बड़ हो भी जाए तो मैं दिल की सेफ्टी की गारंटी लेता हूं। मंजीत, जॉनी मुझे कुछ दिन का वक्त दो, ये मेरी और दिल की जिंदगी का सवाल है। मैं बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं ले सकता। उधर थानेदार मक्कड़ मंजीत के पापा को गिरफ्तार करने का नया पैंतरा चलने वाला है। मंजीत को बिल से बाहर निकालने का इमोशनल कार्ड थानेदार मक्कड़ खेलने की तैयारी में है। पाली और बिट्टू से उसकी घनी मीटिंग चल रही है और मंजीत का भाई दुविधा में है कि पुराने थानेदार के कहने पर चले या फिर खुद का दिमाग से चले। क्या पुराने थानेदार सच में मंजीत और दिल की मदद करेगा? भाग 17। थानेदार मक्कड़ ने साजिश रची और एक पुराने पैसे के लेन देन और जमीन के केस को फिर से खोल दिया। प्लान के मुताबिक पाली ने पास के गांव के शराबी प्रकाश चंद को कुछ पैसे देकर मंजीत के पापा दिलावर सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी से जमीन हड़पने का केस दर्ज करवा दिया। शराबी प्रकाश चंद ने इल्जाम लगाया कि शराब के नशे में दिलावर सिंह ने कोरे कागजों पर उससे साइन करवा लिए थे और अंगूठा लगवा लिया। एकाएक लगे इस झटके से मंजीत के पापा पूरी तरह से बिखर गए। प्लान के मुताबिक पुलिस ने मंजीत के पापा को जांच में शामिल होने के नाम पर हर दिन थाने में बुलावा भेज दिया। मंजीत के पापा ने थाने में बार बार एक ही बात कही कि शराबी प्रकाश ने उसको ये जमीन खुद दी थी। उसने मुझसे कर्ज लिया था और वो कर्ज चुकाने की हालत में नहीं था, इसीलिए उसने जमीन मेरे नाम की थी। थानेदार, मास्टर जी, सब पता है मुझे, आप एक जिम्मेदार और ईमानदार नागरिक हैं, लेकिन आप एक जिम्मेदार पिता नहीं बन सके। आपकी तो 3-4 महीने तक मैं जमानत नहीं होने दूंगा। वैसे आपके केस की चाबी आपके बेटे के हाथ में है। मंजीत के पापा थानेदार की बातों और रवैये से दुविधा में और चिंतित हैं। एक रात बिट्टू, पाली और मक्कड़ तीनों थाने में बैठकर दारू पी रहे हैं। बिट्टू पुलिस को नाकाम और नकारा बोल रहा है, थानेदार की योग्यता पर सवाल उठा रहा है कि इतने महीनों में पुलिस मंजीत को पकड़ नहीं पाई। थानेदार मक्कड़, मैं चाहता हूं मंजीत जल्द से जल्द भगोड़ा घोषित हो जाए, फिर देखना मेरा कमाल। उसके बाद मंजीत को कुछ महीने तो जेल में गुजारने ही पड़ेंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह कि अगर दिल ने मंजीत के पक्ष में अपने बयान दिए तो यह केस कोर्ट में खारिज होना तय है। बिट्टू मामा, थानेदार साहब, आप सिर्फ एक बार दिल को हमारे सामने कर दें, उसके बाद हम जाने, हमारा दिमाग जाने क्या करना है। थानेदार, इतना आसान नहीं है। अगर आप लोगों ने कोई गलत हरकत की तो आपको तकलीफ हो जाएगी। लड़की की बिना रजामंदी के आप उससे बात भी नहीं कर सकते। पाली, तो फिर आपका क्या फायदा? हम वहां खड़े खड़े क्या उसका मुंह ताकते रहेंगे? मेरी मानो, कोर्ट से पहले ही उठा लो। बिट्टू, मेरा भी यही मानना है।
एक बार हमें दिल से मिलने का मौका मिल गया तो उसकी मां उसको इमोशनली हैंडल करेगी। हो सकता है कि मां बेटी का मिलन कुछ काम में आ जाए। एक रात का वक्त भी अगर हमें मिल गया तो हम पाली की शादी उससे कर देंगे। थानेदार, लेकिन अभी तक हमें उनके ठिकाने की कोई खोज खबर नहीं है। लेकिन मेरा अंदाजा कहता है कि भगोड़े वाली खबर मंजीत तक पहुंच चुकी है। मेरे थाने में कुछ लोग इस केस की खबर बाहर भेजते हैं और मेरा मानना है कि मंजीत दिल कोर्ट में पेश होने की हर संभव कोशिश करेंगे। बिट्टू, जो करना है कीजिए, लेकिन अगर वो लोग कोर्ट में पेश हो गए तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। दिल कभी भी मंजीत के खिलाफ नहीं जाएगी। मेरा तो यही मानना है कि जो भी करना है कोर्ट के बाहर ही करना है। थानेदार साहब, आप ये मत भूलिए कि यह अंतिम दाव है। अभी तक हमारे द्वारा की गई हर तरह की कोशिशें नाकाम रही हैं। थानेदार भाई, मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, अगर हमें कोर्ट में पेश होने से पहले मंजीत मिल गया तो एनकाउंटर, दिल को आपके हवाले कर देंगे। एंड दूसरा ऑप्शन, अगर अंदर सेटिंग बैठ जाए, कोर्ट में पेश होने के बाद मंजीत का रिमांड हमें मिल जाए, यकीन मानिए अगर एक दिन का रिमांड भी मिल गया तो मंजीत खुद बोलेगा कि वो दिल को जबरदस्ती उठाकर लेकर गया था। हमारे पास जो भी 3 डिग्री 4 डिग्री हैं सब लगा देंगे। उसके बाप को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर हम मंजीत को ब्लैकमेल कर सकते हैं। और फिर थानेदार मक्कड़ बिट्टू की मीटिंग जज के रीडर के साथ फिक्स करने की बात करता है। कुछ दिनों बाद जॉनी मंजीत के भाई को जालंधर मीटिंग के लिए बुलाता है। मंजीत का भाई अपनी पत्नी के साथ दिए वक्त और पते पर जालंधर पहुंच जाता है। जॉनी उनको एक घर पर ले जाता है जहां पहले से ही दिल और मंजीत उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मंजीत और दिल को देखकर रंजीत चकित हो जाता है, क्योंकि वो तो सिर्फ जॉनी से मंजीत की खबर पता करने आया है। लेकिन मंजीत को वहां देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं मंजीत अपने भाई और भाभी से नजर नहीं मिला पा रहा। उसकी झिझक को दूर करते हुए रंजीत उसको अपने गले लगा लेता है। रंजीत बताता है, थानेदार पापा को किसी झूठे केस में फंसाने के चक्कर में है। आए दिन थाने में बिठा कर रखते हैं। मां चोरी छुपकर तुम्हारी सलामती की दुआएं मांगती है। गांव के लोग और पंचायत अभी तक माफ करने के मूड में नहीं है। मैंने पुराने थानेदार से भी बात की है। आप दोनों को एक बार कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। मैंने अभी तक जितने भी लोगों से सलाह मशवरा किया है, सबने यही बोला है कि आपको कोर्ट में पेश हो जाना चाहिए। एक बार कोर्ट से केस खारिज हो जाए तो आप कहीं भी सुकून से रह सकते हैं। मंजीत का भाई, पुराने थानेदार ने पूरी गारंटी ली है कि वो कुछ पैसे लेकर कोर्ट से एक दिन में केस खारिज करा देगा। 10 नवंबर भगोड़े के नोटिस की अंतिम तिथि है। अब कुछ ही दिन शेष हैं। जॉनी भैया, क्या पुलिस से बचने के लिए हम पुलिस पर भरोसा कर सकते हैं? इसलिए हमें किसी दूसरे प्लान के साथ भी चलना चाहिए। मेरे पहचान वाले कांस्टेबल ने साफ तौर पर पुराने थानेदार से बचकर रहने को बोला है। मंजीत का भाई, और क्या ऑप्शन है? जहां तक मुझे पता है, पुराने थानेदार बिट्टू और पाली के बिल्कुल एंटी है। वो उनका साथ नहीं देगा। जॉनी, आपसे पहले वो बिट्टू से लाखों रुपए खा चुका है, और क्या गारंटी है वो पैसे के लिए फिर से पलटी नहीं मारेगा? अरे थोड़ा सा ज्यादा पैसा और पार्टी फिर बदल देगा। और फिर जॉनी अपना एक प्लान सामने रखता है। बड़े भैया, आप पुराने थानेदार की हर बात सुनिए और उसकी हां में हां मिलाकर रखिए, पर हमारे बीच हुई कोई भी बात आप उससे शेयर नहीं करेंगे। मैं अपने वकील को भी कोर्ट में रेडी रखूंगा। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो संभाल लेगा। जिस दिन हम कोर्ट में पेश हों, किसी और को, खासकर बिट्टू पाली को खबर नहीं होनी चाहिए। और फिर जॉनी एक महिला वकील को रूम में बुलाता है। महिला वकील उनके मैरिज सर्टिफिकेट देखती है, शादी की फोटो देखती है और कहती है, हमारे पास दिल का कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। सिर्फ दिल के मुंह से बोलने से कि वो बालिग है कोर्ट नहीं मानेगी। इसलिए पहले हमें स्कूल शिक्षा बोर्ड से दिल की 10वीं की मार्कशीट निकलवानी पड़ेगी। मंजीत का भाई, दिल के बिना मार्कशीट कॉपी नहीं मिलेगी। मैंने पहले ही कोशिश करके देख ली है। मुझे तो शक है कि वहां भी बिट्टू ने कोई जुगाड़ कर रखा है। इसलिए मोहाली शिक्षा बोर्ड में दिल को लेकर जाना बेहद रिस्की है। वकील, आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, ये काम मैं खुद करा लूंगी। लेकिन अभी
दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं और 8 नवंबर से पहले बोर्ड खुलेगा नहीं और 10 नवंबर को आप लोगों को पेश होना ही पड़ेगा। और दिल, अगर तुम्हें भी मंजीत के साथ कोर्ट में पेश किया गया तो तुम पर वकील और जज के द्वारा बहुत प्रेशर डाला जाएगा। जज तुमको अपने घर वालों से मिलने के लिए दबाव डालेगा, लेकिन तुम्हें अपने बयान पर अडिग रहना है। तुम्हें अपने घर वालों से बिल्कुल नहीं मिलना। कितना भी दबाव हो, कोर्ट में झुकना नहीं है। आपका एक गलत शब्द केस को बिगाड़ सकता है, मंजीत को महीनों या सालों जेल में साड़ सकता है। अगर सब सही रहा तो यह केस 1 तारीख में खत्म हो जाएगा। मंजीत अपने भाई को गले लगाता है। सब लोग कोर्ट में मिलने का प्लान बनाकर एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। उधर बिट्टू का प्लान सीधा था, किसी भी तरीके से दिल मंजीत उसके सामने आ जाए। अगर दिल मान गई तो ठीक, नहीं तो वो गोली चलाने से भी नहीं हिचकेगा। उसे तो सिर्फ दिल और मंजीत से मुलाकात का इंतजार है। इधर पाली को लगता है बिट्टू वही करेगा जो वो उसको बोलेगा। सब लोग अपने अपने राज दिल में रखकर अंजाम का इंतजार कर रहे हैं। उधर दिल्ली पहुंचकर मंजीत और दिल कुछ दिन एक दूसरे के साथ घूमने का प्लान बनाते हैं। दिल, मंजीत, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी का रोमांस ही खत्म हो गया। पिछले कुछ दिनों में जो तनाव मैंने तुम्हें दिया उसकी वजह से हम दोनों प्यार तो भूल ही गए। मैंने तुम्हें लास्ट किस कब किया था? सच, मुझे तो याद ही नहीं। मंजीत, अरे प्यार कोई भूलने की चीज है दिल। प्यार तो हर वक्त हमारे दिलों में रहता है। मुझे तो तुम्हारी सेहत की चिंता थी। अपनी बीमार बीवी की सेवा करना क्या रोमांस से कम है? दिल, अच्छा जी, एक बात बताओ, अगर वो लोग मुझे जबरदस्ती उठा ले गए या कोर्ट ने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया तो मैं कहां जाऊंगी? मंजीत, अरे यार तुम ऐसा वैसा कुछ मत सोचो, कोई तुमको लेकर नहीं जाएगा। और अगर कोर्ट ने मुझे गिरफ्तार कर भी लिया तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। कहां जाना है, किसके साथ जाना है, कहां रुकना है, उस दिन तुम्हें सब पता चल जाएगा। दिल, मुझे बिट्टू मामा से बहुत डर है। पुलिस और कोर्ट को तो मैं देख लूंगी। यार मुझे समझ नहीं आता, शादी तो शादी है, फिर कुछ लोग लव मैरिज के नाम से इतना क्यों खफा होते हैं? माँ बाप आंख बंद कर किसी भी अनजान के साथ एक रात में रिश्ता जोड़ देते हैं और एक लड़की को हर हालत में उसे स्वीकार करना ही है। अगर वो ना कर दे तो नाक कट जाती है, चरित्रहीन हो जाती है। अगर माँ बाप हर बेटी को अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने का हक दे दें तो किसी को भी हमारी तरह भागने की जरूरत नहीं है। मंजीत, देखो दिल, माँ बाप कभी गलत नहीं होते। ये तो हमारा समाज, रीति रिवाज, प्रथाएं, विचारधाराएं, विश्वास, संस्कृति का मसला है। कहीं जात पात का मसला, कहीं धर्म और नस्ल, कहीं एक गांव, कहीं एक गोत्र का मसला और रिश्तेदारी, और अंत में 4 लोग क्या कहेंगे। ये रूढ़िवादी विचारधारा के लोग बदलना ही नहीं चाहते। दिल, मंजीत, अगर मुझे सचमुच कुछ हो गया तो? मंजीत, और अगर मुझे हो गया तो? दिल, मैं जहर खा लूंगी पर किसी के साथ नहीं जाऊंगी। अब तुम बताओ। मंजीत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है कोर्ट हमें अलग नहीं करेगी, और जब अलग नहीं करेगी तो फिर किस बात का डर? अब छोड़ो ना यार ये बातें, कुछ रोमांटिक बात कर लो। दिल, मैं तो रोमांस भूल चुकी हूं और अब मुझे रोमांटिक बातें करनी नहीं आती। मुझे लगता है शायद मैं बहुत मैच्योर हो गई हूं। मंजीत, चलो स्कूल टाइम की बात बताओ, जब तुमने प्रीत कौर को पीटा था। बिना बात के ही तुमने मेरी क्लास में आकर उसके बाल नोच दिए थे, क्यों? दिल शर्माते हुए, वैसे ही। उसने मुझे तुमसे दूर रहने को बोला था। सिर्फ बोला नहीं था, बल्कि चेतावनी दी थी और उंगली दिखाकर धमकी दे गई थी। बोली थी तुम्हारा उसके साथ इश्क लफड़ा चल रहा है। जब भी वो तुम्हारे आगे पीछे घूमती थी तो मुझे चिढ़ मच जाती थी। बस इसलिए पीट दिया। मंजीत, इसलिए तुम्हें स्कूल में सब लोग मेरा अंगरक्षक बोलते थे। पागल थी तुम। दिल, पागल तो आज भी हूं। कोई कमीनी देखे तुम्हारी तरफ आंख उठाकर तो आंखें नोच लूंगी। और तुम भी देखना मत, वार्निंग दे रही हूं। मंजीत, अरे ठीक है बाबा, अब ये बताओ बच्चे का क्या नाम सोचा है? दिल, लड़का हुआ तो दिलजीत, लड़की हुई तो मनप्रीत।
ये सब झंझट खत्म हो जाए तो फिर हम अपने बच्चे के साथ गोल्डन टेम्पल जाएंगे। कई दिनों बाद आज दिल के चेहरे पर रौनक छाई है। आज उसका चेहरा पूर्णिमा के चांद जैसा खिला हुआ है। मंजीत मन ही मन खुश होते हुए दिल के लिए दुआ करता है कि उसके चेहरे पर कभी उदासी न छाए। पर कुदरत का नियम है, पूर्णिमा के चांद को ही ग्रहण लगता है। बस 10 दिनों की बात है। प्यार जीतेगा या समाज। भाग 18। शादी ना हो गई, शतरंज का खेल हो गया। हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। हर कोई अपना अपने मोहरे सेट कर रहा है। इस खेल में फंसे मंजीत और दिल इसी उम्मीद में हैं। एक बार कोर्ट में पेश हो गए तो समस्या खत्म हो जाएगी। अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। मंजीत और दिल एक दूसरे को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते, एक दूसरे का हौसला देते रहते हैं। जुदा होने का विचार बिजली के करंट की तरह उनको झंझोड़ देता है, लेकिन उनको उम्मीद है कि इस मुश्किल घड़ी को वो आसानी से पार कर लेंगे। मंजीत दिल को कोर्ट में जाने से पहले एक बार चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। क्लिनिक में डॉक्टर दिल के चेहरे को गौर से देख रही है। डॉक्टर, क्या बात है, अब तो तुम बहुत खिल गई हो। पिछली बार तो तुम तनाव से, उदासी से बिखरी हुई थी। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान से पता चल रहा है तुम अब स्वस्थ हो। डॉक्टर, चेकअप करने के बाद मुझे लग रहा है डिलीवरी समय से पहले हो जाएगी। अभी तक बच्चे ने पोजीशन नहीं बदली है, हो सकता है सिजेरियन करना पड़े। बाकी टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं। बच्चा और मां दोनों हेल्दी हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। बस सिर्फ तुम्हें तनाव से दूर रहना है, आराम करना है और ट्रैवलिंग करने से जितना हो सके उतना बचना है। मंजीत, डॉक्टर, हमें कुछ दिनों के लिए दिल्ली से बाहर जाना है, थोड़ी ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। और डिलीवरी डेट क्या है? डॉक्टर, मेरा मानना है ट्रैवलिंग से बचो। वैसे तो आपकी डेट 5 दिसंबर है, पर बच्चा अभी तक उल्टा ही है। मुझे लगता है 20 नवंबर से 25 नवंबर तक प्रसव पीड़ा शुरू हो सकती है। मतलब 15-16 दिन ही बचे हैं। दिल और मंजीत के लिए एक और नई समस्या है। मंजीत का मन अब फिरकने लगा है। उस दुविधा में देख दिल सोचती है, मंजीत, परमात्मा पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। जो होगा अच्छा होगा। और फिर तुम कौन सा कोर्ट में ही बैठे रहोगे? 2-4 दिन में मैटर क्लियर हो जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि सबसे पहले तुम ही अपने बच्चे का मुंह देखोगे और मुस्कुराते हुए फिर तुम मुझे एक सोने का मंगलसूत्र भी दोगे। मुंह दिखाई का दोगे ना? मंजीत का मन डाइवर्ट करने के लिए दिल उसकी गोद में सिर रखकर बैठ जाती है। पर मंजीत को लग रहा है कि अगर कोर्ट में कोई गड़बड़ हो गया तो दिल को दिक्कत हो जाएगी। और ऐसे वक्त जब उसको मेरी जरूरत होगी, उस वक्त अगर मैं उसके साथ नहीं हूं तो क्या होगा? असंख्य विचार मंजीत के मनोदिमाग में उफान मार रहे हैं। दिल, मंजीत, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? वहां सब लोग हमारे इंतजार में होंगे। हर कोई अपने अपने तरीके से हमारी मदद कर रहा है। जरा सोचो, जॉनी, बड़े भाई, मनोज जैसे दोस्त हर किसी के पास नहीं होते। तुम उन लोगों का सोचो जिन्हें कोई पूछने वाला ही नहीं होता। कितने प्रेमी पैसे की वजह से, पुलिस के डर से अपना गला घोंट लेते हैं क्योंकि उनके साथ जॉनी और बड़े भाई जैसे मददगार नहीं होते। अरे सोचो, हम कितने खुशनसीब हैं। मंजीत, पर अगर मुझे कोई दिक्कत हो गई और ऐसे समय में तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती करेगा? दिल, ऐसा वैसा कुछ मत सोचो। मर्दों की तरह सोचो मेरी जान, और कूच की तैयारी करो। और मुझे आज कुछ शॉपिंग करा दो। दुल्हन वाले 2-3 सूट चाहिए। आखिर दिल की हौसला अफजाई और मजबूती देखकर मंजीत भी अपने आप को हौसला देने लगता है। उधर पंजाब में मंजीत का भाई थानेदार से सेशन कोर्ट के बाहर आखिरी मुलाकात करता है। पुराना थानेदार उसको पूरी गारंटी देता है कि कोर्ट में 1 दिन में ही केस खारिज हो जाएगा। थानेदार वहां उनको सरकारी वकील से मिलाता है और बताता है कि सब कुछ इनके हाथ में है। ये जैसा जज को बोलेंगे, जज वैसा ही करेगा। मंजीत और दिल को कोर्ट अरेस्ट नहीं करेगी। बस बिना किसी अड़चन और दबाव के दिल कोर्ट में जज के सामने अपने बयान दे दे। मंजीत का भाई, दिल की फिक्र नहीं है,
वो हमारे पक्ष में ही है। बस मुझे डर है कि जज प्रमाण पत्र के लिए कोई अड़चन ना डाले। थानेदार, आप बेफिक्र रहिए, पैसा फेंकते ही सब लोग हमारी ही जुबान बोलेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मंजीत का भाई अपने कहे अनुसार थानेदार के हाथ में पैसा रखता है। थानेदार, बस आप बेफिक्र रहिए, 2 बजे कोर्ट पहुंच जाना, बीच में कहीं नहीं रुकना है, सीधा कोर्ट के अंदर आपका वकील आपको वहीं मिलेगा। मंजीत का भाई, जैसा आप बोले साहब, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। खुशी से मंजीत का भाई वहां से निकलता है और उसे लगता है कि अब सब ठीक हो गया है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, और जॉनी को थानेदार के साथ हुई बात बताता है। जॉनी को समय बताकर कोर्ट में मंजीत और दिल को लेकर आने के लिए कहता है। जॉनी मंजीत के भाई को पत्नी संग जालंधर में अगले दिन आने के लिए बोलता है। वहीं थानेदार मक्कड़, बिट्टू मामा और पाली सेशन कोर्ट के बाहर मोटरसाइकिल पर सवार पुराने थानेदार को रोक लेते हैं। पाली, वाह थानेदार साहब, वाह, मानना पड़ेगा आपका, दाना पानी हमारा खाया पिया और अंडे दूसरे के घर में। अरे अगर पैसों की जरूरत थी तो एक बार बोल देते, कितना पैसा चाहिए था आपको? पुराना थानेदार गुस्से से, अपनी हद में रहो तुम, एक थानेदार से बात कर रहे हो, ज्यादा फड़फड़ाने की कोशिश मत करो। मक्कड़, अरे छोटे भाई क्यों नाराज हो रहे हो, गिले शिकवे दूर करो। देखो थानेदार साहब, आपको कितना मिला हमें इसके बारे में कुछ नहीं जानना। एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? देखो हमें पता है तुम्हारी मंजीत के भाई के साथ बातचीत चल रही है और तुमने उसको किसी सरकारी वकील से भी मिलवाया है। पुराने थानेदार को झटका लगा। पुराना थानेदार, मुद्दे की बात करो, क्या चाहिए तुमको? पाली, आप हमें सिर्फ इतना बता दो कि वो लोग कोर्ट में कितने बजे आएंगे और उनका आगे का प्लान क्या है, और आपके अलावा कौन कौन उनकी मदद कर रहा है। पुराना थानेदार, भला मैं आपको ये सब क्यों बताऊंगा? और मक्कड़ साहब, आप क्यों इस छोटे से केस में पड़े हुए हैं? अरे दोनों बालिग हैं, कोर्ट 1-2 तारीख में सारा मसला खत्म कर देगी। ये इलाका ड्रग माफिया, शराब माफिया से भरा पड़ा है, उनके पीछे जाओ ना, क्या छोटे मोटे केस में। मक्कड़, आप तो गुस्सा कर गए साहब, अब पुलिस वाला पुलिस वाले से झगड़ा करेगा। आप सिर्फ इतना बता दो कि वो लोग कोर्ट में कितने बजे पेश होंगे और कौन से रास्ते से आएंगे। यार देखो, पुलिस वाला ना किसी का सगा नहीं होता, फिर तुम उन लोगों के लिए अपने ही डिपार्टमेंट वाले से दुश्मनी मोल ले रहे हो। अरे कुछ तो इज्जत रख लो पुलिस वालों की। बोलो कितना चाहिए? पाली, सोचकर बोलो कितना चाहिए, अब भी का अब भी मिलेगा। पुराना थानेदार कुछ सोचकर, वैसे तो मेरा दिल और दिमाग दोनों ही मना कर रहा है, लेकिन बात अगर पुलिस वाले की इज्जत पर आ गई है तो 5 लाख। मक्कड़, क्या बात करते हो थानेदार साहब, अरे कुछ तो शर्म लिहाज करो यार, 2 लाख ले लो। पाली, कोई बात नहीं, ये लो, अभी 1 लाख एडवांस में, बाकी शाम तक पहुंच जाएंगे। बताओ कब, कहां और कितने बजे? पुराना थानेदार नोट की गड्डी जेब में डालता है। देखो, वो लोग पूरे 2 बजे कोर्ट में पेश होंगे। 1:45 पर वो लोग आपको सेशन कोर्ट की पिछली वाली पार्किंग में मिलेंगे। पार्किंग और कोर्ट में सिर्फ 200 मीटर का फासला है। इस 200 मीटर के बीच में आपको उनको पकड़ना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं ऐसे कोई आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि दिल प्रेग्नेंट है और वो मंजीत के पक्ष में ही बयान देगी। बिट्टू, शुक्रिया थानेदार साहब, अब हम जाने या हमारा काम जाने। मक्कड़ बिट्टू और पाली को साइड में रुकने को बोलता है और पुराने थानेदार से अलग से बात करता है। देखिए साहब, हमारा भी ख्याल रखिए, 5 लाख अकेले हजम मत कीजिए, और ध्यान से सुनिए, लड़का लड़की अगर इन लोगों के हाथ में आ गए तो कांड हो जाएगा। ये लोग खून खराबा कर देंगे और मुझे आशिकों से डर लगता है। अब इस उम्र में आशिकों की बद्दुआ लेने में कोई अक्ल नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि एक बार मंजीत को पकड़ लूं, कोर्ट में खुद अपने हाथ से पेश कर दूं, हमारी ड्यूटी भी रह जाएगी और पाली के सामने हमारी मूंछ भी खड़ी रहेगी। पुराना थानेदार, अरे खुलकर बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? मक्कड़, देखो सर, मैं नहीं चाहता पाली मुझसे पहले उनको पकड़ ले, इसलिए आप दिल मंजीत को किसी दूसरी जगह बुलाकर पकड़वा दीजिए। अगर लड़का लड़की कुछ हो गया तो मुझे कोर्ट में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। पुराना थानेदार, ठीक है मक्कड़ साहब, मैं आपकी बात समझ गया। आप 1:30 बजे रेलवे फाटक से उनको उठा लीजिएगा।
मैं किसी बहाने उनको वहीं रोक कर रखूंगा। इधर दिल्ली में मंजीत और दिल रात को जालंधर आने के लिए पैकिंग कर रहे हैं। जॉनी अपने वकील के साथ सलाह मशवरा कर रहा है। पाली और बिट्टू अपने अपने अगले दाव की तैयारी में है। समाज रूपी शतरंज के खेल में अब सारे पासे पलट चुके हैं, सारे मोहरे बिखर चुके हैं। राजा रानी, रीति रिवाज, संस्कार, समाज के सब बंधनों से निजात पाने खुले मैदान में खड़े हैं। देखते हैं राजा कैद हो जाता है या रानी कुर्बान हो जाती है, या फिर कोई वजीर उनको बचा ले जाएगा। एक तरफ है मंजीत का भाई भाभी जॉनी और दूसरी तरफ है पाली जैसा गुंडा, बिट्टू जैसा संकुचित सोच वाला मामा, रिश्वतखोर पुलिस, बिकाऊ कोर्ट, रूढ़िवादी सोच वाला गांव और समाज। दिल्ली में मंजीत और दिल बस पकड़कर जालंधर आ रहे हैं। दिल अपने पेट पर हाथ रखते हुए, देखो इसको भी पता चल गया कि हम बस में घूम रहे हैं, देखो कैसे लाते मार रहा है। दिल मंजीत का हाथ पकड़ अपने पेट पर रखती है। ये देखो फिर से मारा। ओ मां, कितनी जोर से किक कर रहा है। हर किक पर दिल की खुशी बढ़ते जा रही है। मंजीत दिल की मुस्कान देख अपने डर को छुपा लेता है। भाग 19। सुबह बस जालंधर पहुंच गई। मंजीत के बड़े भाई और भाभी भी आ चुके हैं। सब लोग रूम में इकट्ठा होते हैं। नाश्ता पानी करके जॉनी अपनी दोस्त लेडीज वकील को बुलाता है। वकील एक बार फिर दिल और मंजीत की काउंसलिंग करती है। दिल को बार बार आगाह करती है कि कोर्ट में जज के सामने किसी भी दबाव में मत आना। और फिर वकील अपना दूसरा प्लान सामने रखती है। अगर कोर्ट मंजीत को जुडिशियल कस्टडी में भेजती है तो उसके बाद का क्या प्लान रहेगा। लेकिन जॉनी का कहना है कि इस सबसे बड़ा प्लान तो कोर्ट में पहुंचने का है। मुझे मेरे सोर्सेस ने बताया है कि पाली और बिट्टू मामा को कल शाम सेशन कोर्ट वाली पार्किंग में कुछ आदमियों के साथ देखा गया है। बड़े भाई यानी रंजीत, मुझे तो शक है कि पुराना थानेदार कहीं पार्टी से तो नहीं मिल गया। मंजीत का भाई बहुत विश्वास के साथ बोलता है कि पुराने थानेदार ने जो भी सेटिंग बिठाई है सब हमारे पक्ष में है। दिल, भाभी और वकील एक अलग रूम में जाकर कुछ गुप्त मीटिंग करते हैं। भाभी, मुझे लगता है ये सबसे अच्छा सुझाव है। वकील, देखिए भाभी, हम आंखें मूंद कर विश्वास नहीं कर सकते। दिल, लेकिन क्या ऐसा करना सही रहेगा? वकील, मैं पहले भी ऐसे कई केस देख चुकी हूं, आपकी भलाई के लिए किए हैं सब। दिल, जैसा आप बोलिए। फिर वकील दूसरे रूम में जॉनी और मंजीत से कुछ बात करती है। ये बिल्कुल सही प्लान है, क्या बोलते हो मंजीत? मंजीत ने भी जॉनी के हां में हां मिलाई। कुछ देर मंजीत और दिल फिर से अकेले रूम बैठ गए। मंजीत अपनी टांगों को हिला रहा, कभी हाथों को मसल रहा। दिल, नर्वस हो क्या? मंजीत, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तुम बताओ, तुम्हें कोई तनाव? तुम्हारी तबीयत ठीक है? मतलब दर्द नहीं? मुझे तो सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। दिल, मैं फर्स्ट क्लास हूं, मेरी फिक्र मत करो। शाम को मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की दाल मखनी बनाऊंगी। बहुत दिन हो गए तुम्हें कोई अच्छी डिश बना के खिलाए हुए। मंजीत कुछ देर सोचता है। बिना कोई जवाब दिए वो दिल को गले लगाकर चुपचाप खड़ा रहता है। दिल, डर रहे हो क्या? मंजीत, डर रहा हूं, बहुत डर रहा हूं। तभी जॉनी की आवाज आती है कि सब लोग बाहर आ जाओ, चलने का टाइम हो गया। बाहर जॉनी अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहा है। कुछ देर बाद जॉनी हॉर्न बजाता है। दिल और मंजीत अभी तक एक दूसरे के गले लगे हुए हैं। दिल बोलती है, चलना पड़ेगा, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे घर से बाहर आते हैं और फिर दिल और मंजीत गाड़ी में बैठने लगते हैं। तभी दिल मंजीत का हाथ छोड़ वकील की गाड़ी में बैठ जाती है। जॉनी, बड़े भाई और मंजीत एक गाड़ी में और दो लोग उनकी मदद के लिए उसी गाड़ी में बैठे हैं। लेडीज वकील अपनी गाड़ी में दिल और भाभी के साथ है और अपनी सुरक्षा के लिए दो आदमियों को गाड़ी में बिठा रखा है। प्लान के मुताबिक जॉनी गाड़ी स्टार्ट करता है और निकल जाता है। वकील 10 मिनट बाद गाड़ी स्टार्ट कर निकलती है। उधर बिट्टू और पाली ने
कोर्ट के बाहर अपना पहरा लगा दिया है। उनके सहयोग के लिए दिल की मां भी कुछ रिश्तेदारों के साथ कोर्ट में खड़ी है। चप्पे चप्पे पर पाली और बिट्टू के आदमी पार्किंग में खड़े हैं। चाय की दुकान पर, स्टेशनरी की दुकान पर, वकील के चैम्बर के बाहर सिर्फ और सिर्फ बिट्टू और पाली के आदमी ही नजर आ रहे हैं। पाली और बिट्टू मक्कड़ से छुपकर अपनी चाल चल रहे हैं। बिट्टू और पाली को पूरा यकीन है कि उन्होंने अपने मोहरे बहुत अच्छे से सेट कर रखे हैं। वो लोग दिल को कोर्ट तक नहीं पहुंचने देंगे। उधर थानेदार मक्कड़ भी अपने मोहरे सेट करने में लगा हुआ है। उसने पुराने थानेदार को फोन करके उसका वायदा याद दिलाया है। दोपहर का 1 बज चुका है। हर खिलाड़ी ने अपने अपने तरीके से अपनी शतरंज की बिसात बिछा दी है। हर कोई एक दूसरे को मात देने के चक्कर में है। मंजीत, दिल की हालत तो पक्षियों की तरह है। अगर टहनी पर बैठे तो शिकारी के तीर का खतरा, अगर जमीन पर उतरे तो शिकारी के जाल का खतरा है, आसमां में उड़े तो ऊपर उड़ते शिकारी पंछी का खतरा है। तभी 1 बजने के बाद पुराना थानेदार मंजीत के भाई को फोन करता है। पुराना थानेदार, आप लोग कहां तक पहुंचे हो और कौन से रास्ते पर हो? मंजीत का भाई, हम लोग 20 मिनट तक कोर्ट के पास पहुंचने वाले हैं। जैसा आपने कहा हम लोग उसी टाइम पर पार्किंग में पहुंच जाएंगे। पुराना थानेदार, प्लान में थोड़ा चेंज करो। मैंने बिट्टू और पाली के आदमी को पार्किंग में देखा है, कहीं उन लोगों को शक ना हो गया हो, इसलिए आप रेलवे फाटक के पास मेरा इंतजार करो। मैं आप लोगों को खुद लेकर आऊंगा। ठीक है सर, जैसा आप बोलो। मंजीत के बड़े भाई ने इशारा किया। जॉनी, हम लोगों को फाटक पर रुकना पड़ेगा। पार्किंग में बिट्टू पाली के आदमी खड़े हैं। जॉनी ने कहा, मुझे पहले ही शक था ये पुराना थानेदार यकीन के काबिल नहीं है। पर मंजीत के भाई ने कहा, ऐसा कुछ होता तो वो हमें फोन कर सीधा पार्किंग में जाने से क्यों रोकता? तभी जॉनी चुपके से अपने फोन से एक मैसेज टाइप करता है और लेडीज वकील को सेंड करता है। वकील ने जैसे ही मैसेज देखा और अपने आप से बोली, मुझे पहले ही पता था यही होने वाला है, इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया था। वकील ने गाड़ी को ब्रेक लगा दी। वकील ने गाड़ी दूसरे रास्ते को मोड़ दी और पहली बाजी हाथ आई थानेदार मक्कड़ के। गलत प्यादों के दम पर चली गई चाल आखिर बिखर गई और हमारा राजा कैद हो गया। फाटक पहुंचने से पहले ही थानेदार मक्कड़ ने जॉनी की कार को घेर लिया। थानेदार मक्कड़ को देखकर मंजीत का भाई घबरा गया और चकित भी रह गया। पुलिस के कांस्टेबल हथियार लेकर जॉनी की कार पर तान देते हैं। थानेदार मक्कड़, कोई होशियारी मत करना, एक एक कर सब लोग गाड़ी से बाहर आ जाओ। जॉनी ड्राइविंग सीट से बाहर निकलता है। मंजीत का भाई फ्रंट सीट से बाहर आता है और पिछली सीट से मंजीत और 2 आदमी बाहर आते हैं। मंजीत के बाहर आते ही पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। गाड़ी खाली देखकर मक्कड़ की आंखें गुस्से से लाल हो गई और मंजीत को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए चिल्लाया, तो पहले लड़की कहां है कमीने? लेकिन वजीर जॉनी ने रानी को बचा लिया है। कब तक रानी बचेगी ये तो वक्त ही बताएगा। उसी बीच पहले से टाइप कर रखा एक और मैसेज जॉनी ने वकील को भेज दिया। वकील ने अपनी गाड़ी को एक सेफ जगह पर पार्क कर दिया। उसने दिल को बोला, अभी हमें कुछ इंतजार करना पड़ेगा। वकील की बेचैनी देखकर दिल भी थोड़ी बेचैन हो गई है। उसने थोड़े फड़फड़ाते होठों से झिझकते हुए पूछा, वकील दीदी, सब ठीक तो है ना? वकील ने भी एक झूठी मुस्कान के साथ, हाँ हाँ सब ठीक है, घबराने की बात नहीं है, बस जॉनी के फोन का इंतजार है। उधर 2 बजने वाले हैं। बिट्टू और पाली उतावले हुए जा रहे हैं, लेकिन मंजीत दिल का कहीं अता पता नहीं है। आधी जीती हुई बाजी के साथ थानेदार मक्कड़ अपनी गाड़ी में मंजीत को बिठाकर कोर्ट के भीतर ले आता है। कोर्ट के दरवाजे पर पहले से खड़े दिल की मां और कुछ गांव वाले मंजीत को देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। दिल की मां मंजीत का गला पकड़ लेती है। बता कमीने, तुमने ऐसा क्यों किया मेरी बच्ची के साथ? ऐसा क्यों करा हमारे साथ? मेरी बच्ची कहां है? मेरी दिल कहां है? कोर्ट के बाहर खड़े अनजान लोग दिल की मां के हालात देख मंजीत को गालियां बक रहे हैं। भावनात्मक तौर पर वहां खड़ा हर व्यक्ति दिल की मां के पक्ष में
खड़ा नजर आया और कुछ लोगों ने मौका मिलते ही मंजीत को पीट दिया। मंजीत की शर्ट को पूरी तरह से फाड़ दिया गया है। पुलिस बमुश्किल उसको बचाते हुए कोर्ट के भीतर ले जाती है। कोर्ट के अंदर है जॉनी का दूसरा वकील राणा वकील। जज साहब, ये सरासर नाइंसाफी है। मेरा क्लाइंट आज खुद कोर्ट में पेश होने के लिए आ रहा था। पुलिस ने मेरे मुवक्किल को रास्ते से अरेस्ट कर लिया और बाहरी लोगों ने इसको पीट दिया है। सामने सीट पर बैठा जज, राणा जी, क्या आप इनके वकील हैं? राणा जी, हां, मैं स्टेट वर्सेस मंजीत का वकील हूं। वकील ने हलफनामे के कागज जज के टेबल पर रखते हुए बोला, इनका मुकदमा मैं ही लड़ूंगा। कटघरे में खड़े मंजीत को वकील देख चैन की सांस आई। वकील राणा कार्रवाई शुरू करते हुए दिल और मंजीत की शादी के कागजात जज के सामने रखे। जज, वकील साहब, आपने एफआईआर तो देखी होगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376, 494 और 120 बी के तहत एफआईआर नंबर XYZ दिनांक 18/2/2002 आईपीसी के अनुसार मुकदमा दर्ज है। आप लड़की को पेश कीजिए। वकील राणा, जज साहब, क्या आपको लगता है कि ऐसे हालात में लड़की को पेश किया जा सकता है? आप इसके फटे हुए कपड़ों को देखकर बताइए। जिस पुलिस को मंजीत दिल को सुरक्षा देनी चाहिए, उसी पुलिस ने इनको पिटाई के लिए लोगों के हवाले कर दिया। मेरे क्लाइंट्स को जान का खतरा है, ऑनर किलिंग का खतरा है। जज, पुलिस का क्या कहना है? जज ने थानेदार की तरफ इशारा किया। मक्कड़, जज साहब, हमने मंजीत को 2 किलोमीटर दूर से गिरफ्तार किया है। हमें जांच करने के लिए और लड़की को ढूंढने के लिए कुछ वक्त दीजिए। वकील राणा, जिस तरीके से इन्होंने मंजीत को धोखे से अरेस्ट किया है, इसलिए दिल अपनी सेफ्टी को देखते हुए आज कोर्ट में पेश नहीं हुई है। मक्कड़, जैसा मुझे शक है कि मंजीत ने उसको जानबूझकर कहीं छुपा कर रखा हुआ है, क्योंकि मंजीत को पता है कि लड़की नाबालिग है। जज, क्यों वकील साहब, लड़की के बालिग होने का प्रमाण पत्र आपके पास है? वकील एक पेज आगे रखते हुए, दिल के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को घर वालों ने धोखे से नष्ट कर दिया है और हमने मोहाली शिक्षा बोर्ड में दिल की 10वीं क्लास की मार्कशीट को निकालने के लिए प्रार्थना पत्र दिया हुआ है, और जैसा उसमें कम से कम 7 से 8 दिन लगेंगे और तब तक मेरे क्लाइंट पर कोई कार्यवाही ना की जाए। जज, आपको कोर्ट में पेश होने से पहले सब डॉक्यूमेंट्स का अरेंजमेंट कर लेना चाहिए था। कोर्ट सबूत और गवाहों के आधार पर चलती है। वकील, जज साहब, ऐसे केस में लड़का लड़की को जानबूझकर नाबालिग दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए दिल डॉक्यूमेंट्स के साथ ही कोर्ट में पेश होगी, और तब तक के लिए मैं आपको दिल के हाई स्कूल से गवाह को पेश करना चाहता हूं, जो बताएगा कि दिल की वास्तविक उम्र कितनी है। वकील ने एक आदमी को बुलाया, लेकिन जज ने गवाही मानने से इनकार कर दिया। जज, वकील साहब, आप पहली बार तो कोर्ट नहीं आए हो, कोर्ट की कार्यप्रणाली तो आपको पता ही होगी। आपको जन्म प्रमाण पत्र का सबूत पेश करने के लिए बोला गया है, ना कि गवाह को। तभी जज का रीडर उठकर जज के पास जाता है और जज के कान में कुछ कहता है, और जज मंजीत को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी पर भेज देता है। उसी वक्त थानेदार मक्कड़ मंजीत की 7 दिन की रिमांड की डिमांड करता है, ताकि वो जल्द से जल्द दिल को ढूंढ सके। जज मंजीत की रिमांड मंजूर करता है। वकील, जज साहब, रिमांड पूरी तरह से नाजायज है। मेरे क्लाइंट पर मारपीट कर दबाव बनाया जाएगा, रिमांड ना मंजूर कीजिए। पर जज के कान में रीडर के शब्द घुस चुके हैं। थानेदार मक्कड़ सबसे बचते बचाते हुए मंजीत को पुलिस की गाड़ी में पहुंचाता है। पाली और बिट्टू थानेदार पर रौब जमाने लगते हैं कि उसने गलत किया है, उसने उनके साथ धोखा किया। पर थानेदार मक्कड़ उनको यह कहकर टाल देता है कि उसको खबर मिली थी कि मंजीत कोर्ट में पेश नहीं होगा, और उसने नाका लगाकर मंजीत को वापस भागते समय पकड़ लिया, लेकिन दिल को वो नहीं पकड़ पाया। जॉनी आज इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। जॉनी ने वकील राणा से बात की। राणा ने बताया कि जल्द से जल्द हमें प्रमाण पत्र पेश करना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी। तब तक के लिए हमें दिल को कहीं छुपा कर रखना पड़ेगा। अगर गलती से भी दिल उनके हाथ आ गई तो जज उसको भी कस्टडी में भेज देंगे।
जॉनी उसी वक्त लेडीज वकील को फोन करता है और कोर्ट में हुई बातचीत और कार्यवाही के बारे में बताता है। लेडीज वकील जॉनी को बोलती है उसका अंदेशा सही निकला, इसलिए उसको चंडीगढ़ जाना ही पड़ेगा। दिल मंजीत को अगर सुरक्षित रखना है तो ह्यूमन राइट में पेश करना ही पड़ेगा, तब तक हमें दिल का प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। लेडीज वकील ने गाड़ी मोड़ उसको हवा की स्पीड से भगाने लगी। कार को वापस जाते देख दिल की घबराहट बढ़ गई। क्या हुआ दीदी? भाभी हम लोग वापस क्यों जा रहे हैं? मंजीत कहां है? क्या हो रहा है? कुछ तो बताओ कोई। वकील, कोर्ट ने मंजीत को अरेस्ट करवा दिया है। हमें 7 दिन का वक्त मिला है जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र दाखिल करने का, तो इसके लिए हम बिना वक्त गंवाए चंडीगढ़ जा रहे हैं। दिल को जिस चीज का डर था आखिर वही हुआ। दिल शून्य अवस्था में चली गई है, बिल्कुल अचेत, सुन्न, दिमाग की नसें बंद हो गई है, सब इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया है। आखिर वक्त जिस हाथ से उसने मंजीत को पकड़ा था उस हाथ की हथेली को गौर से देखने लगती है। एक टक बिना आंख फड़फड़ाए आंखों से आंसू धारा फूट पड़ी। भाभी और वकील का शोरगुल उसको सुनाई नहीं दे रहा। मंजीत, मंजीत, पुकारते पुकारते धीरे धीरे आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और फिर जब आंखें खुलती है तो अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाती है। थानेदार मक्कड़ मंजीत को लेकर थाने पहुंच जाता है। मंजीत को देखने के लिए थाने के बाहर गांव के लोगों की भीड़ लगी हुई है। दिन ढलने लगा है। आज की रात दिल मंजीत के लिए भारी पड़ चुकी है। कुछ घंटों में ही मंजीत को लगने लगा है कि उसने दिल को देखे सालों हो गए हैं। रिमांड से डर नहीं है, दिल की तबीयत का क्या होगा? उसके साथ कुछ गलत ना हो, वो कहां होगी? यही विचार मंजीत के दिलो दिमाग को चाकू की तरह कुरेद रहे हैं। 4-5 हट्टे कट्टे पुलिस के सिपाही थानेदार के साथ दारू पी रहे हैं। एक खाली हवालात में एक बेंच को साफ किया जा रहा है। एक बाल्टी में पानी और बर्फ डाला जा रहा है। बड़े बड़े लठ रखे जा रहे हैं। रात का मौसम बिल्कुल ठंडा है। मंजीत खाली एक अंडरवियर के साथ खुले आसमां में खड़ा है। भाग 20। मक्कड़ और दूसरे सिपाहियों ने दारू पी और रात 12 बजे सर्द मौसम में मंजीत को पीटना शुरू किया। बेल्ट बरसाई गई, लठ से पीटा गया, ठंडे पानी में उसका सर डुबोया गया। 1 घंटे की पिटाई के बाद बिट्टू और पाली भी रात के अंधेरे में थाने आ धमकते हैं। पाली थानेदार से अभी भी नाराज है। पाली बोलता है कि मंजीत को पकड़ने की जरूरत नहीं थी, हमें दिल को पकड़ना था। इसको कोर्ट लेकर आने के बजाय दिल के ठिकाने पर लेकर जाते। थानेदार उसको शांत करते हुए बोलता है, सुबह तक हम लोग मंजीत से सब उगलवा लेंगे और इतनी ठुकाई की जाएगी कि यह खुद कोर्ट में चिल्ला चिल्ला कर जज से जेल की मांग करेगा और खुद बोलेगा कि इसने दिल के साथ जबरदस्ती और ब्लैकमेलिंग की है। बिट्टू बोलता है, एक बार हमें हाथ साफ करने का मौका दे, पर थानेदार उसको ऐसा करने से रोक देता है। थानेदार बिट्टू को समझाता है, आप लोग गर्मी गुस्से में उल्टा सीधा मसला बना दोगे, हम लोग माहिर हैं इस काम में, हम लोग तो मारेंगे भी और निशान भी नहीं छोड़ेंगे। अरे आप लोग चाय पीजिए ना और कुर्सी पर बैठकर नजारा देखिए। रात को मंजीत की पिटाई का दूसरा राउंड शुरू होता है। थानेदार इशारा करता है, इसका अंडरवियर भी खोल दो। जैसे ही कांस्टेबल मंजीत का अंडरवियर उतारने लगता है, मंजीत इसका विरोध करता है। वो अपनी निजता की दुहाई देता है, पर कांस्टेबल जोर से खींच अंडरवियर को फाड़ देता है। गर्दन पर डंडा रख उसके दोनों हाथों को ईसा मसीह की तरह टांग देता है। थानेदार का इशारा मिलते ही कांस्टेबल लात घूंसे से मंजीत पर टूट पड़ते हैं। 2 बाल्टियों में बर्फ डाल मंजीत को बाल्टियों में खड़ा किया जाता है। थानेदार कुर्सी लेकर मंजीत के सामने बैठ जाता है। बिट्टू और पाली दूर बैठे सब देख रहे हैं। एक कांस्टेबल चाय की ट्रे लेकर आता है। थानेदार चाय पीते हुए, हाँ बताओ आशिक जी, क्या चल रहा है? बर्फ की बाल्टी में खड़ा मंजीत बच्चे की तरह कांप रहा है। अरे कोई चाय तो लाओ आशिक के लिए। एक और चाय का कप आता है। थानेदार चाय का कप मंजीत के होंठों तक ले जाता है। अब आशिक जी, आपके हाथ तो बंधे हुए हैं, चलो एक काम करते हैं, मेरे हाथ से चाय पी लो। मंजीत चाय पीने के लिए मना करता है। थानेदार जबरदस्ती चाय का कप उसके मुंह में लगता है और फिर
धीरे धीरे चाय मंजीत के ऊपर गिराने लगता है। फिर आधा कप चाय मंजीत के निजी अंगों पर फेंक देता है। मंजीत चिल्लाया। इतनी पिटाई के बाद शायद उसकी ये पहली चीख थी। थानेदार हंसते हुए बोला, अरे मैंने सोचा कि तुम्हें ठंड लग रही है, बर्फ में खड़े हो तो तुम्हें गर्म कर देते हैं। फिर थानेदार गुस्से में बोला, मजाक बहुत हो गया, काम की बात करते हैं। जो जो सवाल मैं तुमसे पूछूं फटाफट तोते की तरह बकते जाना। बताओ, कैसे भागे, किसने साथ दिया, कहां कहां गए? मंजीत ने भी अकड़ कर बोल दिया, ये आपका मसला नहीं, हम लोग अपनी मर्जी से गए और किसी की मदद के बिना गए। थानेदार ने इशारा किया और कांस्टेबल ने 2-4 लठ मंजीत की पीठ पर जड़ दिए। थानेदार फिर से बोला, ओए मजाक नहीं चल रहा है ये, फटाफट जवाब दे। लेकिन मंजीत फिर से थानेदार को कोई जवाब नहीं देता। थानेदार, चल इतना बता दे, तूने अपनी माशूका को कब प्रेग्नेंट करा? मंजीत ने इस बार मुंह खोला, लास्ट महीना चल रहा है। बहुत अच्छे। थानेदार ने नया सवाल पूछा, अच्छा पहली बार कब किया था? सुहागरात शादी के बाद मनाई थी या पहले ही ढक्कन तोड़ दिया था? मंजीत गुस्से में तिलमिलाता है, वो मेरी बीवी है और उसके बारे में कोई भूलटा सवाल मत करना। फिर से पीछे से लठ खड़क जाते हैं। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो। थानेदार ने एक चूंटी काटते हुए मंजीत को बोला। उधर थोड़ी दूर बैठे बिट्टू को लग रहा कि थानेदार बहुत जरूरी पूछताछ कर रहा है। वो थानेदार को आवाज देता है, अरे हमें भी शामिल करो अपने साथ। थानेदार, अभी रुक जाइए, कुछ महत्वपूर्ण और गुप्त जानकारियां इकट्ठी करनी हैं। थानेदार अगला सवाल दागता है, फोटो पर तो तेरी महबूबा बहुत ब्यूटीफुल है, तेरी तो लॉटरी लग गई, वो मक्खन जैसे सफेद और तुम कोई खास नहीं। फिर डंडे से मंजीत के प्राइवेट पार्ट को दबाते हुए बोला, सारा खेल इसी का लगता है। मंजीत गुस्से में उबलने के बजाय और कुछ नहीं कर सकता। पीड़ा में छटपटाते हुए थानेदार को फिर से बोलता है कि दिल के बारे में कोई गलत बात मत कीजिए। थानेदार, अब यार ना तू जरूरी बात बताता है ना प्रेम कांड की बात बताता है, ऐसा कैसे चलेगा? चल बता, पहली बार कब और कैसे किए थे? तुमने बुलाया था या उसने? मंजीत इस बार आंखें बंद कर चुप ही रहा। थानेदार ने फिर से पूछा, अबे साइज क्या था जब पहली बार मिले? बाल तो होंगे या बाद में आए थे? मंजीत का स्वर टूट गया और वो रोने लगता है। बिट्टू को लगा थानेदार मंजीत को खूब टॉर्चर कर रहा है। थानेदार, यार तू रोकर हमारा मूड खराब मत कर, इतनी नरम बातें तुमसे पूछ रहे हैं, तू फिर भी सहयोग नहीं कर रहा। चल भाई ठीक है, तेरी मर्जी, इतना तो बता दे, ब्रा का साइज क्या है, पैंटी का साइज कितना है? अबे यार कुछ तो बताओ, रात खराब कर रहे हो। अच्छा कौन सी पोजीशन पसंद है, डॉगी स्टाइल या 6-9 पोजीशन? मंजीत के पांव कांप रहे हैं, उसकी टांगे हिलने लगी हैं और ठंड से मंजीत बेहोश हो गया। बिट्टू को लगा कि थानेदार ने बहुत तगड़ी पूछताछ की है। कांस्टेबल मंजीत को उठाकर उसे गर्म कपड़े में लपेट देते हैं। बिट्टू जी, आज के लिए इतना बहुत है, कल सुबह तक मंजीत दिल का एड्रेस बता देगा, फिर एक आध दिन में दिल आपके पास। उधर दिल अपने आप को भाभी के साथ मोहाली के एक फ्लैट में पाती है। होश आते ही उसने मंजीत के बारे में पूछना शुरू कर दिया। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। भाभी उसको हौसला दे रही कि सब ठीक होगा। दिल, भाभी मंजीत ठीक तो है ना? वो लोग उसको मारेंगे तो नहीं? बिट्टू मामा और पाली उसके खिलाफ कुछ साजिश ना रच दें। उसने खाना तो खिलाया होगा ना? भाभी वो बिल्कुल ठीक है दिल, तुम उसकी फिक्र मत करो। दिल, भैया से बोलिए ना, मेरी बात कराए मंजीत से। भैया को बोलो कि वो मक्कर से रिक्वेस्ट करे कि मंजीत को ना पीटे। भाभी तुम फिक्र ना करो, जॉनी और रंजीत दोनों मंजीत की मदद के लिए वहीं पर हैं। दिल तुम दवाई खा लो और खाना खा लो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है।
भाभी ने दवाई दी और दिल को गहरी नींद में सुला दिया। उधर रात 4 बजे पुलिस स्टेशन में थानेदार अपने कांस्टेबल से बोलता है कि अगर तो बिट्टू कोई सेवा पानी करता है तो ठीक है, नहीं तो लड़के की जांच के लिए आसपास के 4-5 जगह घुमाओ। मुझे तो लड़का ईमानदार लगता है, कमीना असली वाला आशिक है, तभी तो अपनी बीवी के बारे में गलत सुन नहीं पा रहा था। कल इसके भाई को थाने में बुलाओ। सुबह जॉनी और रंजीत खुद ब खुद थाने में आ जाते हैं। थानेदार ने उनको बिठाया और मंजीत को हवालात से बाहर लाने को कहा। नींद से भरी हुई आंखों के साथ काले कंबल को ओढ़कर लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ मंजीत अपने भाई और जॉनी के सामने आता है। जॉनी और रंजीत उसकी हालत देख विचलित हो जाते हैं। थानेदार एक कुर्सी को आगे करता है और मंजीत को बैठने के लिए बोलता है। थानेदार, बोलो भाई, तबीयत कैसी है? चाय पी ली या नहीं? और रात को कोई दिक्कत तो नहीं हुई हमारी तरफ से? मंजीत, सब ठीक है साहब। मक्कड़, पूरी रात अपनी पत्नी की याद में सो नहीं पाया। देखो, अरे देखो आंखें कैसी लाल हो गई हैं। बाकी आप खुद पूछ लो अगर हमने कोई थप्पड़ भी लगाया हो। जॉनी, सर, इसने कौन सा खून किया है या फिर यह कौन सा ड्रग माफिया है जो आपको इसको पीटने की जरूरत है? मक्कड़, अजी रात को बिट्टू और पाली आए थे, 1-2 लाख जेब में लेकर बैठे रहे। मुझे बोले इसकी पिटाई करो, हमें मौका दो। ऊपर से बड़े साहब का भी दबाव डलवा देते हैं। कल तो मैंने किसी तरह उनको भेज दिया, लेकिन आज की क्या गारंटी? जॉनी, आप प्लीज पीटना मत, आपका ख्याल हम रखेंगे। आप मंजीत का ख्याल रखिए और केस में प्लीज हमारी मदद कीजिए। तभी एक कॉल आता है। मक्कड़ फोन रिसीव करता है। मक्कड़, हाँ जी जनाब, बिल्कुल ठीक है जनाब। जनाब आप फिक्र ना करें, बताया ही नहीं इन लोगों ने पहले, बिल्कुल सामने ही बैठे हैं। थानेदार थोड़ा नर्वस हो गया। क्या बात है जॉनी जी, अरे फोन कराने की क्या जरूरत थी? आप बता देते आप मंत्री साहब के खास हैं। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जॉनी, मक्कड़ साहब, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। आप बताइए क्या चाहिए, लेकिन मंजीत को कोई हाथ नहीं लगाए। मक्कड़ कुछ सोचता है। जॉनी जी, अब आपसे क्या छुपाना, पाली भी किसी ना किसी मंत्री और अफसर का दबाव हम पर थोप देता है। अगर हम कोई हलचल नहीं करेंगे तो वो लोग और ज्यादा दबाव डालेंगे। हमें दिल को तलाश करने के लिए कुछ जगहों पर छापे मारने ही पड़ेंगे। भाई, कोर्ट को अगली डेट पर बताना पड़ेगा कि हमने क्या जांच और कार्यवाही की। वो तो हमें भी पता है कि एक बार जन्म प्रमाण पत्र आ गया तो केस खत्म। जॉनी, मैं आपकी समस्या हल कर देता हूं। दिल को कहीं भी तलाश करने की जरूरत नहीं है और ना वो आपको मिलेगी। आपको 1-2 दिन में खुद पता चल जाएगा कि वो कहां है। आप खुद ढूंढ भी लें तो आप उसको हाथ नहीं लगा पाएंगे। थानेदार, अच्छा, ऐसी कौन सी गुप्त जगह है पंजाब में? जॉनी, दिल ह्यूमन राइट वालों के पास है। हो सकता है आज नहीं तो कल तक आपके पास उनका निर्देश आ जाए और अगली तारीख को दिल प्रमाण पत्र के साथ खुद कोर्ट में पेश हो जाएगी। ह्यूमन राइट का नाम सुनते ही मक्कड़ की हवाइयां उड़ने लगी। एक एक अपना गियर चेंज किया और नकली हंसी के साथ बोला, अरे ये तो बहुत ही बढ़िया काम किया आपने, सारा झंझट ही खत्म कर दिया। थानेदार ने 4 कप चाय का ऑर्डर दिया। मंजीत को खुद अपने हाथ से चाय दिया। देखिए साहब, कभी कभी हमारी भी मजबूरी हो जाती है और हमें कौन सी मंजीत से निजी दुश्मनी है। जॉनी ने कुछ पैसा निकाला और मक्कड़ के हाथ रखते हुए बोला, मंजीत की रिहाई के दिन आपको और मिलेगा, बस आप हमारा ख्याल रखें। जॉनी और रंजीत के जाते ही मक्कड़ ने मंजीत के लिए नए कपड़ों का इंतजाम किया और उसने सफाई दी कि उसने रात जो भी किया वो पाली के दबाव में आकर किया था और हो सकता है आगे भी थोड़ा बहुत डांट पिटाई हमको करना पड़े। ह्यूमन राइट के नाम से मक्कड़ के तेवर अब ढीले पड़ चुके हैं। तभी एक कांस्टेबल बोलता है, थानेदार साहब, हम लोग कैसे मान ले कि दिल ह्यूमन राइट में गई हुई है? हो सकता है ये लोग हमें बेवकूफ बना रहे हो। थानेदार, देखो, अगर दिल ह्यूमन राइट में गई होगी तो 1-2 दिन में हमें ऑर्डर आ ही जाएगा। इसके बाद तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं और अगर ऑर्डर नहीं आया तो उसके बाद हम मंजीत को बख्शेंगे नहीं।
लेकिन अगर वो सच में ह्यूमन राइट वालों के पास है तो हमें संभल कर मंजीत को हाथ लगाना पड़ेगा। उधर अगले दिन चंडीगढ़ में दिल ह्यूमन राइट में पेश होती है। अपनी शादी के कागजात और तस्वीरें पेश करने के बाद दिल से ह्यूमन राइट में बहुत सारे सवालात जवाब होते हैं। दिल ने बताया कि वो बिना किसी दबाव के है और अपनी मर्जी से मंजीत के साथ भागी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत ही खुश हैं। अगर घर वाले अपना आशीर्वाद देते हैं तो वो घर वापस जाने को भी तैयार है। दिल ने बताया कि वो एक ग्रेजुएट है, लेकिन झूठे प्रमाण पत्र के आधार पर थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी गई और पुलिस ने मेरे हस्बैंड को कोर्ट में पेश होते वक्त गिरफ्तार कर लिया। मुझे डर है वहां पर उनके साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना ना हो, इसीलिए उनको जल्दी जल्दी रिहा किया जाए। एक लंबी काउंसिल के बाद अधिकारियों ने दिल के बयान की कॉपी सेशन कोर्ट और पुलिस स्टेशन में भेज दी और दिल का प्रमाण पत्र मिलने तक मंजीत के खिलाफ कोई कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गई। दिल के प्रमाण पत्र की जांच के बाद मंजीत के खिलाफ हुआ पुलिस केस खारिज किया जाए और फिर ह्यूमन राइट का निर्देश मिलने के बाद सेशन कोर्ट ने थानेदार को मंजीत के खिलाफ किसी भी तरह की कठोर कार्रवाई करने के लिए मना कर दिया। दिल के इस कदम के बाद थाने में और दिल के गांव में हड़कंप मच गया। बिट्टू और पाली पूरी तरह से थानेदार को दोष मढ़ रहे हैं। बिट्टू, थानेदार साहब, अगर आप ज्यादा होशियारी ना दिखाते तो आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। आपकी एक होशियारी से हाथ आई हुई बाजी एक दिन में पलट गई। तभी पाली तिल मिलाया, आपने जो मंजीत के पापा के ऊपर झूठे केस की जांच बिठाई है, अरे उसका प्रयोग कीजिए ना। थानेदार ने अपनी मजबूरी बताते हुए बोला, इस वक्त लड़के के घर वालों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कानून की नजर में अनुचित समझी जाएगी। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मेरी नौकरी पर आंच आ सकती है। थानेदार की एक और चाल विफल हुई। उसने अपनी नौकरी की खातिर मंजीत के पापा के खिलाफ झूठे केस को निरस्त कर दिया। पाली, तो दिल के एक बयान से क्या आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी? हमारे इतने महीनों की मेहनत और पैसा बर्बाद हुआ। थानेदार, देखिए मुझे इसके लिए अफसोस है। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा बिट्टू मामा, और क्या करेगा कोर्ट, और क्या करेगा पाली पाजी? थानेदार ने तेवर बदलते हुए उनको थाने से जाने को बोल दिया। बिट्टू और पाली ने आपस में कुछ बात की और थाने से निकल गए। शाम तक पूरे गांव में दिल के इस कदम की चर्चा होने लगी। अगले दिन सुबह न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर खबर थी, प्रेमी को बचाने गर्भवती प्रेमिका हुई ह्यूमन राइट में पेश। राधापुर गांव की पंचायत और आसपास के गांव में इस न्यूज से खलबली मच गई थी। पंचायत का मानना था कि इस बात से युवा पीढ़ी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और फिर अगले दिन पंचायत ने फरमान जारी किया। युवा पीढ़ी को सबक सिखाने के लिए आसपास के 20 गांव के सरपंच और पंच राधापुर गांव में इकट्ठे हुए। दिल के माँ बाप और मंजीत के माँ बाप को पंचायत में बुलाया गया। लंबी लंबी दाढ़ी और मूंछों के साथ, टेढ़ी पगड़ी पहनकर, साफे वाली पगड़ी पहनकर, हाथ में हथियार लिए पंचायत सजती है। गांव के सारे युवाओं को एक जगह पर इकट्ठा करके बिठाया गया है। सरपंच, अभी कुछ महीने पहले हमारे गांव में दिल और मंजीत ने जो काला धब्बा लगाया था, दिल की खटिया हरकत ने उस धब्बे का रंग और काला कर दिया है। आजकल गांव का एक छोटा सा बच्चा भी बाहर जाकर अपने गांव का नाम लेने से शर्माता है। तो सोचो हमारे जैसे इज्जतदार आदमियों का क्या हाल होता होगा। अब वक्त आ गया है कि कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे हमारी युवा पीढ़ियां ऐसा गलत कदम ना उठा पाए। वैसे तो पंचायत ने फरमान सुनाया था कि मंजीत और दिल को इस गांव में पीपल के पेड़ पर लटका जिंदा जलाया जाएगा, और पंचायत अभी भी अपने फरमान और वायदे पर अटल है। पुलिस कितनी भी सुरक्षा दे दे, निकट भविष्य में मंजीत और दिल को कभी भी गांव के आसपास देखा गया तो हम लोग अपना वादा निभाने से चूकेंगे नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने मंजीत दिल के घर वालों को अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया था कि वो लोग जल्द से जल्द दोनों को गांव में पेश करेंगे, लेकिन दोनों ही परिवार
हमारे फरमान को मानने में बिल्कुल विफल रहे हैं। इसीलिए पंचायत ने फैसला किया है कि दोनों परिवारों को अपनी जात बिरादरी से निष्कासित किया जाता है। दोनों परिवारों के साथ अगर कोई भी अपना रिश्ता रखता है तो गांव और बिरादरी में उसको भी निष्कासित किया जाएगा। भीड़ में बैठे सभी सरपंचों, पंचों और लोगों ने खुशी से फैसले के समर्थन में तालियां बजाई। फिर सरपंच ने एक और फैसला सुनाया। हम गांव में एक ऐसी मिसाल पेश करेंगे कि हमारे नौजवान युवा उसको ताउम्र याद रखें। मंजीत और दिल का पुतला बनाकर उसको गांव के पीपल पर लटकाया जाएगा। दोनों परिवार दिल और मंजीत का संस्कार करेंगे, यानी पिंडदान करेंगे। सदा के लिए परिवार और गांव से दोनों का रिश्ता नाता खत्म हो जाएगा। ये पुतले ताउम्र गांव के युवाओं को प्रेम, मोहब्बत, इश्क जैसी बुराइयों से दूर रहने को प्रेरित करेगा। अगले दिन पूरा गांव पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है। यह वही पीपल है जहां दिल और मंजीत पहली बार रात को अकेले मिले थे। दो बड़े बड़े प्लास्टिक के पुतले जिनके गले में जूतों का हार है, एक लकड़ी की तख्ती जिस पर दिल और मंजीत लिखा है, उनके गले में टंगी हुई है। मंजीत के मां बाप शून्य अवस्था में सफेद कपड़े पहने खड़े हैं। दिल के पिता भी शांत हैं। दिल की मां रुदन कर रही है, बात बात पर दिल और मंजीत को कोस रही है, मंजीत को बद्दुआ दे रही है। वहीं मंजीत की मां चाहकर भी उसको रोक नहीं पा रही। पूरा गांव इस तमाशे का आनंद ले रहा है। सरपंच ने पंचों को हुक्म दिया, कार्रवाई शुरू करें। पंचों ने दिल और मंजीत के पिताओं के हाथ में एक एक मटका दिया। एक हवन कुंड जलाया गया। दोनों पुतले को जमीन पर लिटाया गया। पंडित ने कर्म कांड के मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंजीत और दिल के पापा पुतले के इर्द गिर्द मटका कंधे पर लेकर घूम रहे थे। मंत्र खत्म होने पर मटके जमीन पर फेंक तोड़ दिए गए और फिर पंच ने एक एक जूता मंजीत और दिल की मां के हाथ दिया। दिल और मंजीत के पुतले को 100-100 जूते मारने को बोला गया। मंजीत की मां ने रोते हुए इनकार कर दिया। वो अपने बच्चों को जूता नहीं मार सकती। तो वहीं दिल की मां ने रोते चिल्लाते दिल के पुतले पर टूट पड़ी। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था, तुमने मेरे साथ क्या किया बेटी? जूते मारते मारते दिल की मां ने गुस्से में पुतले का गला दबाना शुरू कर दिया। वहीं मंजीत के पापा ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर मंजीत के पुतले को जूते मारने शुरू कर दिए और फिर मंजीत और दिल के पुतलों के गले में जंजीर डालकर पीपल के पेड़ पर लटका दिया गया। सरपंच ने बोला, आज से दोनों परिवार का रिश्ता दिल और मंजीत से खत्म हुए हैं और घोषणा की, आज के ही दिन पूरा गांव हर साल मंजीत और दिल के पुतले को जूते मारेगा। जब तक दोनों परिवार इस गांव में रहेंगे यह रीत चलती रहेगी। क्या समाज का यह रवैया उचित है? लेडीज वकील और जॉनी की एक ही चाल से पूरा खेल उनके पक्ष में हो गया। मोहाली शिक्षा बोर्ड से उनको 10वीं का प्रमाण पत्र भी हासिल हो चुका है। थानेदार मक्कड़ ने पाली बिट्टू को किसी भी तरह की गैर कानूनी कार्रवाई करने से और साथ देने से साफ साफ मना कर दिया। लगता है समाज के ठेकेदारों के शतरंज में कोई मोहरा अब बचा नहीं है। हमारे वजीर जॉनी ने अपनी बेहतरीन चाल से राजा मंजीत को बचा लिया है। वहीं दिल अब जल्द से जल्द मंजीत को एक बार फिर से अपनी बाहों में भरना चाहती है। 2 दिन शेष बचे हैं। मिलन की तड़प में दिल को हर क्षण बहुत भारी लग रहा है। भाग अंतिम। चारों तरफ शांति थी। लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी कभी ज्यादा शांत वातावरण का माहौल बड़े तूफान की निशानी भी होती है। लेकिन अब कौन सा तूफान बचा है? दिल
भाभी और लेडीज वकील के साथ चंडीगढ़ से कोर्ट में पेश होने के लिए आती है। एक पुलिस की टीम ह्यूमन राइट वालों के निर्देश पर उनको कोर्ट तक सुरक्षा मुहैया कराती है। पहली पंक्ति में दिल कोर्ट के भीतर बैठी है, भाभी और वकील भी उसके साथ हैं। दिल की तबीयत आज ठीक नहीं, लेकिन मंजीत के मिलने की खुशी ने अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रही है। और फिर कोर्ट में आवाज गूंजी, मंजीत वर्सेस स्टेट। दिल पीछे गर्दन घुमाकर देखती है और थानेदार मक्कड़ हाथ से पकड़कर मंजीत को कटघरे में खड़ा करता है। दिल कटघरे में खड़े मंजीत को देखती है। मंजीत और दिल की नजरें मिली तो मंजीत की सारी पीड़ा हवा हो गई। एक लंबी राहत की सांस मंजीत ने ली। कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। मंजीत के वकील राणा ने ह्यूमन राइट का ऑर्डर दिल का जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर 10वीं का प्रमाण पत्र कोर्ट में पेश किया। जज ने दिल को पूछा कि वो ये सब अपनी मर्जी से कर रही है और क्या वो अपने मां बाप को मिलना चाहेगी। दिल ने किसी भी तरह के दबाव से इनकार किया और बोला कि वो अपने मां बाप को जरूर मिलना चाहेगी अगर मेरे मां बाप हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लें। लेकिन वकील राणा जज के सामने पंचायत के फरमान और वहां दिल और मंजीत के खिलाफ की गई हरकत की तस्वीरें दिखाता है और जज से बोलता है कि सिर्फ मां बाप या रिश्तेदारों से ही नहीं बल्कि पूरे गांव और बिरादरी से भी मंजीत दिल को खतरा है। जज दिल के बयान और पेश किए गए तमाम कागजातों को स्वीकार करता है और मंजीत के खिलाफ लगे सभी आरोप खारिज करता है और उसको बाइज्जत रिहा करने का निर्देश देता है। दिल और मंजीत खुशी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। कटघरे से निकलते ही मंजीत दौड़कर दिल को अपने गले लगा लेता है और दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। मंजीत का भाई और भाभी दोनों को चुप कराते हैं। जॉनी एक मिठाई का डब्बा लेकर सबका मुंह मीठा कराता है। जॉनी खुशी से झूमते हुए सबको गले लगा रहा है। अब सब लोग जालंधर चलेंगे और बाकी की पार्टी वहीं पर होगी। जॉनी वकील राणा को शुक्रिया करता है और सब लोग कोर्ट से बाहर निकलने लगे। तभी एकाएक मनोज आ जाता है। मनोज को एकदम से इतने महीनों बाद देख मंजीत खुश कम और दुखी ज्यादा होता है। मनोज खुशी से मंजीत के गले मिलता है। मंजीत अपनी बेबसी जाहिर करता है कि वो मनोज का हालचाल पता नहीं कर पाया। मनोज बताता है कि कैसे नैना खबरी ने उसको पुलिस और पाली से उसको बचा के रखा और क्यों। फिर मनोज कुछ सोचते हुए जॉनी और मंजीत को बताता है कि खतरा अभी टला नहीं है। मनोज की बात सुनकर दिल और मंजीत फिर से तनाव में आ जाते हैं। मनोज बताता है कि पुराने थानेदार ने बताया है कि बिट्टू मामा, पाली और गांव के कुछ आदमी हथियार लिए कोर्ट के आसपास घूम रहे हैं। वो लोग आप पर हमला कर सकते हैं, इसलिए उनको जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन पुराने थानेदार पर कोई विश्वास क्यों करेगा? क्या वो विश्वास के लायक है? तभी भाभी को लगता है कि कुछ लोग उनको नोटिस कर रहे हैं। भाभी धीरे से जॉनी को खबरदार करती हैं। जॉनी को भी लगता है कि कुछ तो सही नहीं है। जॉनी जल्द से जल्द सबको अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठने को बोलता है। दिल और मंजीत सेंटर वाली सीट पर, भाभी और भाई के पीछे वाली सीट पर, जॉनी और मनोज आगे सीट पर। लेडीज वकील अपने कुछ आदमियों के साथ गाड़ी लेकर आगे निकल जाती है। जॉनी धीरे धीरे गाड़ी कोर्ट से बाहर बाजार के रास्ते निकलता है। मंजीत बोलता है, हमें बाहर के रास्ते से चलना चाहिए क्योंकि बाजार में ट्रैफिक बहुत होगा। जॉनी ने बोला, कोई बात नहीं, मुझे इधर से जाना सुरक्षित लग रहा है। अभी कुछ ही दूर गए थे, दिल को लगा कि आगे मोटरसाइकिल पर उसकी मां अपना मुंह लपेट हाथ में हथियार लिए जा रही है। दिल ने मंजीत को बोला, वो देखो मेरी मां। पर मंजीत को कोई नजर नहीं आता। थोड़ी देर में गाड़ी बाजार से बाहर निकल फाटक वाले रोड पर आ गई। यहां से हाईवे सिर्फ 5 किलोमीटर है। दिल और मंजीत एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हैं। दिल बोलती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग कई सालों बाद मिल रहे हैं। और वो मंजीत से माफी मांगती है और कहती है, अगर मुझे पता होता प्रेम विवाह में इतनी दिक्कत है तो मैं तुम्हें कभी भी घर से भागकर शादी के लिए मजबूर नहीं करती।
सच में मंजीत, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मंजीत प्यार से उसके होंठ पर अपनी उंगली रख देता है, उसके कान में बोलता है कि जो भी माफी मांगनी होगी रात में मांग लेना। दिल शर्माते हुए अपना मुंह फेर लेती है और फिर एकाएक जॉनी जोर से गाड़ी की ब्रेक लगाता है। एक पेट्रोल बॉम्ब आगे चल रही लेडीज वकील की गाड़ी के आगे आकर गिरता है। लेडीज वकील चिल्लाती है, जॉनी मूव फास्ट, मूव फास्ट। जॉनी बिना कुछ देखे गाड़ी का गियर बदलता है और फिर पीछे से कुछ लोग खेतों से बाहर निकल पत्थर जॉनी की गाड़ी पर बरसाने लगते हैं और एक पेट्रोल बॉम्ब जॉनी की गाड़ी के आगे गिरता है। जॉनी के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पत्थर और पेट्रोल बॉम्ब की बरसात हो रही है और फिर हाईवे के मोड़ पर एक भीड़ रास्ता रोके खड़ी है। मुंह लपेटे कई लोग हाथ में हथियार लिए रोड पर खड़े हैं। सामने भीड़ में दिल की मां, बिट्टू मामा और पाली खड़ा है और कुछ लोग गाड़ी पर तलवारों से वार करने लगे। गाड़ी के शीशे टूटने लगे। दिल और भाभी डर से चिल्लाने लगे। मंजीत दिल को शांत करने की कोशिश करता है। तभी एक गोली सामने से आती है और जॉनी बाल बाल बचता है। जॉनी गाड़ी भगाने लगता है। सामने रास्ता रोक रहे बिट्टू मामा और पाली के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के लिए दौड़ाता है। गाड़ी की स्पीड देख पाली और बिट्टू पीछे हट जाते हैं और फिर मां के साथ खड़ी भीड़ में से एक गोली चली। गोली मंजीत के कंधे को छूकर निकल जाती है। मंजीत अपने कंधे को देखता है, गोली छूकर निकल गई। जॉनी ने हाईवे पर गाड़ी को गोली की स्पीड से भगा लिया। मंजीत पीछे मुड़कर देख रहा है कि कोई पीछे तो नहीं आ रहा और फिर मंजीत की नजर दिल के सीने पर पड़ी। मंजीत चिल्लाया, दिल नहीं, दिल ये क्या हो गया? जॉनी, मनोज सब लोग पीछे मुड़कर देखने लगे। ओह, दिल को गोली लग गई है। मंजीत रोकर चिल्लाने लगा, दिल, दिल आंखें खोलो, अरे हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी करो। दिल थोड़ी सी आंखें खोल मुस्कुराते हुए मंजीत को देखती है। मंजीत के हाथ को अपने हाथों में पकड़ होंठों से चूमती है। आंसू उसकी आंखों से एक एक कर गिरने लगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा दिल, तुम फिक्र ना करो। बच्चे की तरह बिलखते हुए मंजीत ने दिल को कहा, हॉस्पिटल वहां से बहुत दूर है, कम से कम 20 मिनट लगेगा। दिल की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट है। सॉरी मंजीत, मेरे बच्चे को बचा लो, हमारे प्यार की निशानी को बचा लो, मुझे जो होता है होने दो। दिल की जुबान लड़खड़ाने लगी है। तुम ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा दिल, और नहीं हमारे बच्चे को। मंजीत ने दिल को दिलासा देते हुए बोला और फिर दिल ने मंजीत को गले लगाने को बोला, मुझे आखिर बार गले लगा लो, मुझे अपनी बाहों में भर लो मंजीत, 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 मुझे अगले जन्म में भी तुम्हारा प्यार मिले, पर इस देश में नहीं, ऐसे समाज में नहीं। मंजीत गले लगाकर दिल को दिलासा देता है कि वो कहीं नहीं जा रही। दिल, मुझे बाहों से मत छोड़ना, मुझे ऐसे ही गले लगा के रखो, मेरी आखिरी सांस तुम्हारी बाहों में ही निकले। मंजीत रोते हुए, अब फिर से ऐसे बोला तो थप्पड़ लगा दूंगा, बहुत बकबक करती हो तुम, अब कोई भी शब्द मुंह से मत निकालना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर दिल ने एक लंबी सांस ली। मंजीत। एकाएक मंजीत के कंधे पर वजन बढ़ गया। दिल की हलचल बंद हो चुकी है। मंजीत ने उसको गले लगा रखा है। दिल, 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 तुम कुछ बोलो ना, तुम बोलती क्यों नहीं? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, कुछ तो बको। और फिर डरते हुए मंजीत ने दिल को अपने गले से हटा सीट पर लेटाया। एक मंदम सी मुस्कान के साथ दिल बेजान पड़ी है। मंजीत बिल्कुल शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो दिल को बार बार हिलाता है, कुछ बोलने के लिए बोलता है। बदहवासी में मंजीत बड़बड़ाता है, भाभी मुझे लगता है दिल बहुत थक गई है, इतने दिनों से मेरे लिए दौड़ रही थी, मेरी फिक्र में शायद सोई नहीं होगी, अब देखो कैसे सो गई है एकदम से। भाभी चुनरी से अपना मुंह ढक अपने आप को रोने से रोक रही है। भाभी देखो ना कैसे बेसुध होकर सो गई है। मंजीत उसके पेट पर हाथ रखता है। देखो दिल, दिल देखो बेबी किक मार रहा है। दिल का हाथ पकड़ उसके पेट पर रखता है। ये देखो मारा किक। दिल
दिल, तुम्हें महसूस हुआ? अरे दिल, तुम तो नाराज हो गई हो। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं तुम्हें। किस बात की नाराजगी हो गई? मंजीत धीरे से दिल की आंखें खोलने लगता है। देखो भाभी, ये नखरे कर रही है। ये देखो, इसकी आंखें भी हिल रही हैं। फिर मंजीत सबकी तरफ नजर घुमाता है। अरे, आप सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? भाभी, आप एक बार बोलो ना दिल को उठने के लिए। गाड़ी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ी हुई। मेडिकल स्टाफ दिल को स्ट्रेचर पर लिटाने लगते हैं। मंजीत दिल को छोड़ नहीं रहा। दिल का हाथ पकड़कर मंजीत आईसीयू तक दौड़ता है और फिर दिल का हाथ सदा के लिए उसके हाथ से छूट जाता है। डॉक्टर दिल का ऑपरेशन कर बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ घंटों की कोशिश के बाद डॉक्टर एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिलाते हैं। आईसीयू के बाहर शून्य अचेतन अवस्था में बैठे मंजीत की झोली में डॉक्टर दिल की बेटी को डालते हैं। डॉक्टर, हमने मां का पहला और आखिरी दूध बच्ची को पिला दिया है। अब इसका ख्याल आपको ही रखना है। लेकिन मंजीत को अंधेरे के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा। आंसू भी अब सूख चले हैं। डॉक्टर ने पुलिस की कार्यवाही के बाद पोस्टमार्टम कर दिल की लाश सौंप दी। कुछ घंटे पहले सब कुछ खुशनुमा था। मनोज, जॉनी, भाभी, भैया सब के सब शून्य हो गए हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि जिसके लिए हम समाज से लड़ रहे थे वो दिल अब हमारे बीच नहीं है। सबके गले भर आए हैं। समाज अपनी मूंछ बचाने में कामयाब हुआ। रस्मों रिवाज और रूढ़िवाद की वेदी पर एक और प्रेमी की बलि लग चुकी है। जॉनी ने कहा, इसी शहर के शमशान में संस्कार कर देते हैं, हमारे सिवाय कोई और तो आएगा नहीं। लेकिन मंजीत ने बच्ची को भाभी की गोद में रखकर बोला, जॉनी, संस्कार तो राधापुर गांव में ही होगा। दिल को आखिर बार दुल्हन की तरह सजाया गया। मंजीत ने दिल की मनपसंद लिपस्टिक उसके होठों पर लगाई। सिंदूर, बिंदी और आंखों में काजल भी लगाया। बुरी नजर से बचाने के लिए काला टीका उसके गाल पर भी लगाया। लाश लेकर राधापुर गांव में पहुंचे। अंतिम अरदास के लिए गुरुद्वारे पर रुके, लेकिन उन लोगों ने अंतिम अरदास पढ़ने के लिए मना कर दिया। मंदिर के पंडितों ने उन्हें देखकर मंदिर बंद कर लिया और देखते ही देखते गांव के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। दिल की लाश गांव के शमशान में नहीं जला सकते। सब लोगों ने रास्ता रोक लिया। मंजीत के पापा अपनी छत से सब नजारा देख रहे। मंजीत की मां अपने बेटे के दुख में शामिल होने के लिए तड़प रही है, पर समाज की जंजीर ने उसको रोक रखा है। दिल की मां और परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हाथ में अपनी बच्ची को लेकर बिना अंतिम अरदास और मंत्रों के मंजीत अर्थी को कंधा देता है। जॉनी, मनोज और बड़े भाई अर्थी को कंधा दिए हुए हैं। गांव के लाख विरोध के बाद भी दिल की लाश कंधे पर उठा। वो अंतिम बार दिल को उसके घर के सामने से लेके जाता है। दिल के पापा रोते बिलखते हैं, लेकिन अंतिम बार अपनी बेटी को देखने के लिए घर के बाहर तक नहीं आए। दिल की चिता को आग लगा दी गई। मंजीत ने उसे अंतिम विदाई दी और प्रार्थना करी, फिर से इस माटी पर जन्म मत लेना। प्रेम पीड़ा खत्म हुई। लव मैरिज की प्रेम व्यथा खत्म हुई। कहते हैं उस दिन मंजीत रात भर चिता के पास ही रहा। लाख समझाने के बाद भी वो एक पल भी चिता के पास से नहीं हिला। अगले दिन चिता की राख को अपने शरीर में लगा अघोरियों की तरह अपना हाल बनाकर बची हुई राख को उसने पूरे गांव में